वेलकम दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर एक करारा जवाब था पाकिस्तान को कि अगर इंडिया के सामने बेफिजूल में उलझोगे तो इस तरह ही पीटोगे। पर बात हमें डीप में समझनी पड़ेगी। आखिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच ऐसे क्या इश्यूज है जो रिजॉल्व नहीं हो रहे? क्यों ये टेररिज्म बीच में आ रहा है? चाइना का रोल कहाँ है? कुछ जो नॉलेजेबल पर्सन है उनका कहना ये भी है कि ये पहलगाम का जो अटैक हुआ है उसके टाइमिंग को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ध्यान से समझें तो अभी चाइना और यूएसए का ट्रेड वॉर चल रहा था। अब इस ट्रेड वॉर में जो यूएसए की कंपनियां हैं जो चाइना के साथ डील कर रही थी मैन्युफैक्चरिंग की, वो डिस्टर्ब हो रही थी। यूएसए की कंपनियां प्लान कर रही थी कि वो इंडिया में शिफ्ट हो जाए। तो इस टाइम पे पहलगाम का अटैक होना, इसका मतलब क्या हुआ समझो। आप पहले पूरी स्ट्रेटेजी समझिए। जो भी टेररिस्ट लोग आए, उन लोगों ने टूरिस्ट के पास गए, वहां पे जाके उन्होंने उनका धर्म पूछा, फिर उनको मारा। उसमें जेंट्स को ही मारा, बाकी लोगों को छोड़ दिया, बच्चों को और लेडीज को। इसका रीजन यही है क्योंकि ये मैसेज सब तक पहुंचना चाहिए कि हमने सिर्फ हिंदुओं को मारा है। वो चाहते थे कि यहाँ का माहौल पूरी तरह से खराब हो, हिंदू मुस्लिमों में दंगे फैले, और इंडिया का एक जो नैरेटिव है कि ये सेफ जगह नहीं है पूरे वर्ल्ड में फैले, ताकि जो कंपनियां चाइना से शिफ्ट होके इंडिया आना चाहती हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, वो रुक जाए, वो चाइना में ही रहे। क्या इसके पीछे चाइना हो सकता है? मैं जस्ट एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, मैं नहीं जानता इसके पीछे की चीजें क्या हो सकती हैं। मेरा काम है कि मैं आप तक सारे नैरेटिव पहुंचाऊं। बाकी क्या है वो आप समझदार है, आपको खुद समझना है। दूसरी बात, इस पहलगाम अटैक से और किसको फायदा हो सकता था? पाकिस्तानी आर्मी को हो सकता था। वो कैसे? वहां पे आर्मी का रूल चल रहा है। कोई भी गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाई है। और वहां की जो, क्योंकि आपको पता ही है कि मतलब ऑलमोस्ट हम भिखारिस्तान कहते हैं उस कंट्री को, क्योंकि वहां पे आटे की दिक्कत है, नमक की दिक्कत है, सारी जो बेसिक चीजें नहीं मिल रही है, बहुत महंगाई है। ठीक है, मैं किसी कंट्री पे हंसना नहीं चाहता, पर जो सच्चाई है वो है, दिक्कत वो कंट्री फेस कर रही है। अब इस समय में जब कोई कंट्री अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती, तो वो चाहती है कि उसको भटका दे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल रहे। आप देखिए कि जब पहलगाम का इशू हुआ, और वो चाहते थे, क्योंकि वो टेररिस्ट ने आके क्या बोला, जाके मोदी को बताओ। बिकॉज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वो एक्शन लेंगे, एक्शन के सामने वो कुछ रिएक्शन देंगे, वो लोगों को बताएंगे कि अगर आपको सेफ्टी चाहिए इंडिया से, तो वो आर्मी ही दिला सकती है। उनका यही पर्पस था, जहां तक जो नैरेटिव समझ में आ रहा है वो। क्योंकि वरना अदरवाइज टेररिस्ट आके ये नहीं बोलते कि जाको मोदी के बताओ, वो जिंदा नहीं छोड़ते बाकी लोगों को। इससे पहले उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे बच्चे हो, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बूढ़े हो, किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, ये सारा नैरेटिव है, हम इसको समझेंगे डिटेल में। हम ये भी समझेंगे कि टर्की का क्या रोल है यहाँ पे। टर्की को बॉयकॉट आजकल किया जा रहा है, लेकिन टर्की का रोल क्या है? हम क्या टर्की हमारा दोस्त कभी बन सकता है क्या? और इन सबके बीच में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का आज को नया नया जमाना है। हमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि चाहे हम जीत चुके हो, हम जीत ही चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू, हम बहुत अच्छी कंडीशन में थे जब सीज फायर हुआ तब, लेकिन फिर भी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, कहीं ना कहीं हम वहां पे हार रहे हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या है, ये सारी चीजें समझने के लिए इस वीडियो को आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। एक मेरी और रिक्वेस्ट है, अगर हो सकता है किसी को ये वीडियो थोड़ी स्लो लग रही हो, क्योंकि मुझे इसी स्पीड में बोलना पड़ेगा, तो आप 1.25 या 1.5 की स्पीड से इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। इससे पहले हम, हाँ, जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट से हम इसको देखेंगे। ये भी है, आप ये 4 जो टेररिस्ट हैं, इन्होंने जो फोटो मिली है उस हिसाब से कि यही थे वो राक्षस जिन्होंने धर्म पूछ के निहत्थे लोगों को अटैक किया। मैं राक्षस भी नहीं बोल सकता इनको, मैं क्या बोलूं इनके लिए? जो वर्ड हम गंदे से गंदा ऊपर सोचे कम है। पता नहीं ये कैसे अपने आप को बड़ा बहादुर और पावरफुल समझ लेता है। आप निहत्थे लोगों के सामने गन लेके जा रहे हो, उनको मार रहे हो और अपने आप को पावरफुल बता रहे हो। ये समझ में नहीं आती चीजों मुझे। पता नहीं कौन इन लोगों को बड़ा कह देता है कि आप शहीद हो, पता नहीं कौन कह देता है कि भाई तुमसे बड़ा नपुंसक कोई नहीं है। मैं तो कहता हूं नपुंसक भी उतना नपुंसक नहीं जितने ये हैं। आप अपनी पावर दिखानी तो इक्वल किसी के सामने लाके पावर दिखाओ। अगर आपके हाथ में गन है तो सामने वाले के सामने गन हो, वहां पे जाओ। अगर वो सामने निहत्था है तो आप निहत्था होके जाओ, तब जाके पता चलेगा ना। पर ये तो ये पाकिस्तान ने भी एक स्ट्रेटेजी की है। पाकिस्तान हमसे 4 बार लड़ा है, वो चारों के 4 बार वो हारा है। उनकी हिस्ट्री में चाहे उनको जो भी फालतू चीज सिखाई जाए, जिनको सच में हिस्ट्री पता है उनको पता है कि हर बार वो हारा है। ठीक है,
और उनको जब पता चला कि ऐसे सॉल्व नहीं होगी चीजें, इससे तो इंडिया काबू में नहीं आ रहा, तब जाके वो टेररिज्म की तरफ से गए। उसमें कश्मीर का एक इशू बहुत बड़ा इशू है। वो कैसे रेज हुआ, जिनको इन चीज में इंटरेस्ट है, जिनको नहीं पता है, वो डेफिनेटली आगे जाके सीखेंगे इस लेक्चर में कि क्या है। हम देखेंगे कि उन्होंने मतलब निहत्थे लोगों को धर्म पूछकर, पैंट उतार कर, ये देख करके हिंदू है कि मुस्लिम है देख के मारा गया। इससे घिनौनी चीज कुछ हो नहीं सकती, इससे घटिया चीज कोई नहीं हो सकती। जितना इसका ओपोज किया जाए उतना कम है, और जितना इसका रिस्पॉन्ड दिया जाए वो भी कम है। ऑपरेशन सिंधु से ठीक है, मतलब हमने टेररिस्ट लोगों को मारा, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं लगता किसी भी इंडियन के दिल में हुआ हो इस सीज फायर से। मतलब वो, क्योंकि देखो पाकिस्तान में लोग सेलिब्रेट कर रहे थे सीज फायर के बाद, हमने कहीं भी सेलिब्रेट नहीं किया। इसका रीजन है, हमको पता था कि हम उनको और मतलब मार सकते थे, इसलिए हमने हमने सेटिस्फेक्शन नहीं माना इसको। यहाँ पे तो कोई छोटा बच्चा था, उसके सामने उनके पिताजी को मार दिया। तो कितना बड़ा ट्रॉमा इनके दिमाग में देके गए वो टेररिस्ट। ठीक है, ये सच में मैं इंडिया की यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा, अपने भारत की तारीफ करना चाहूंगा। आप जरा सोच के देखिए कि अगर यहाँ पे ये इंसिडेंट जो इंडिया में हुआ, उसके जगह पे पाकिस्तान या बांग्लादेश में हुआ होता, और पाकिस्तान में थोड़ा सिनेरियो बदल देता है कि वहां के कुछ हिंदुओं ने मुसलमानों को उनका धर्म पूछ के मार दिया होता, तो वहां पे जितने परसेंट हिंदू बच्चे कब के खत्म हो चुके होते। सेम चीज बांग्लादेश में अगर ये चीज हुई होती, तो वहां पे जितने भी हिंदू हैं, जितने भी हिंदू बच्चे हैं, वो खत्म हो चुके होते। हालांकि वहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं की स्थिति अच्छी नहीं। पिछले कुछ समय से जो रिपोर्ट आ रही है, वो बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। बांग्लादेश में जो एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, हमें मानना पड़ेगा कि वो सक्सेसफुल रहे हैं इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, कि वो एंटी हिंदू, एंटी इंडिया नैरेटिव को फैला सके। वरना हमें सच में देखना चाहिए इतिहास को खोल के कि बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाला देश ही इंडिया है। हम उसके बारे में बात करेंगे आगे। अब अगेन मैं वही कह रहा था कि हम टाइमिंग के बारे में सोचते हैं। अभी आपको पता होगा कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है ट्रंप है, और वो उनके डिसीजन के लिए फेमस है भाई। मतलब वो ज्यादा सोचते नहीं है, डिसीजन ले लेते हैं। उनका एक डिसीजन था कि जो भी देश उनके सामने टैरिफ लगेगा, सामने टैरिफ लगाएंगे। अब इसी बीच में जो यूएसए, रसिया, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, अब ये भी यूएसए और रसिया हम देख लेंगे, ठीक है। ये सॉरी, चाइना एंड, एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हुई है, रुकिए दोस्तों। यस, जस्ट अ सेकंड। यस, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे यूएसए और यहाँ पे चीन, इनके बीच ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है। वो हुई कैसे? क्योंकि ट्रंप का ये मानना था कि, अब देखो ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी बात से जुड़ी हुई है, इसलिए इस चीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है। वरना ये कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देने वाला। जो इंडिया के इंटरेस्ट में होगी, जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट होगी, वही बात करूंगा। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों के बीच ट्रेड वॉर चल रहा था, टैरिफ लगा। टैरिफ का मतलब क्या होता है कि अगर समझ लीजिए कोई किसी दूसरे देश से एक सामान मेरे यहाँ आ रहा है, तो मैं उसके ऊपर टैक्स लगा देता हूँ। क्यों टैक्स लगाऊंगा? क्योंकि भी मेरे देश की चीजें अच्छे से बिके, ठीक है ना। अब जैसे ये यूएस है, ठीक है, ये यूएस है, ये क्या करेगा कि चीन से जो भी चीज आ रही है उस पर 100% एग्जाम्पल के तौर पर टैक्स लगा देगा। मतलब जो चीज 100 रुपए की थी, उसमें 100 रुपए आपने टैक्स लगा दिया, अब वो चीज 200 रुपए की होगी। क्योंकि यूएसए ये चाहता है कि भी उसकी कंट्री में बनी चीज ज्यादा बिके, ना कि बाहर की चीज आके ज्यादा बिके। अब जब ये हो गया, तब चाइना ने तो खुल के बोल दिया कि भाई तुम जो इतना कर रहे हो ना, उसमें नुकसान तुम्हारा है। कैसे? क्योंकि तुम्हारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लुई वितोंग कंपनी हो गई, एप्पल हो गई, दूसरी जो भी कंपनियां हैं, उन सब का मैन्युफैक्चरिंग हम ही करते हैं भाई। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में हम इसको बड़ा सस्ते में बना रहे हैं। हम बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल $10 में, हम आपको दे रहे हैं, और अब दुनिया को आप दे रहे हो $1000 या फिर $500, कुछ इतने में बेच रहे हो, और उसमें आप कर क्या रहे हो? फिनिशिंग लगा रहे हो, आप सिर्फ अपना लेबल लगा रहे हो। तो ये पूरा खुल के एक दूसरे के सामने आ गए थे। और इस बीच में जब, क्योंकि यूएसए की कंपनियां देखने लग गई थी कि चाइना में अब ट्रेड करना इतना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि चाइना ने सामने बहुत सारा टैरिफ लगा दिया है। देखिए भाई, अब आप यहाँ से चीजें लेके जाओ, हम भी टैरिफ लगाएंगे, आपकी चीजें आएगी, हम भी टैरिफ लगाएंगे। तो जो यूएसए की कंपनियां चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, चाइना में अपनी चीजें बना रही थी,
वो एक नया ऑप्शन ढूंढ रही थी। और उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन कौन सा होता है, जहां पे लेबर कॉस्ट सस्ती हो। और लेबर कॉस्ट सस्ती कहां पे होगी, जहां पॉपुलेशन ज्यादा हो। तो पॉपुलेशन ज्यादा में दो कंट्री फेमस है, एक चाइना और एक इंडिया। तो यूएसए का चाइना के साथ इशू हो गया, तो अब बचा कौन, भाई इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि भी इंडिया, अगर इंडिया बचा है ठीक है, तो हम जो भी ट्रेड करेंगे ठीक है, अब इंडिया के साथ करेंगे। इंडिया इंडिया को हम जाके वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हम बनाएंगे, हम सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना अब इंडिया में करेंगे। चाइना ने देखा भी ये तो बहुत गलत हो रहा है, इनको लग गया डर कि भाई साहब यहाँ से सारी चीज चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं नहीं कह रहा, अगेन ये कुछ मतलब जो नॉलेजेबल पर्सन है, जो थिंक टैंक है, उनका कहना है कि हो सकता है जो पहलगाम अटैक हुआ हो उससे चाइना को बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि इससे इंडिया का इमेज क्या जाएगा। क्योंकि देखो पहलगाम अटैक में क्या मतलब क्या हुआ कि इन्होंने इंडिया पे अटैक किया, इंडिया को पता है कि ये अटैक करा था कौन है, पाकिस्तान। अब इंडिया पाकिस्तान को रिप्लाई करेगा, या फिर इंडिया के अंदर हिंदू मुसलमान दंगे फैलेंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे फैलेंगे। अगर हिंदू मुस्लिम दंगे यहां फैल गए तो चाइना जितनी भी कंपनी है, कंपनी को क्या बोलेगा पता है, देखो भाई तुम किस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तुम किस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हो, वहां पे कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है, वहां पे कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, वहां पे सिर्फ वहां पे लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दंगा हो जाता है, आपकी कंपनियां वहां पे जाएगी तो डूब जाएगी, आपकी कंपनी को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो उससे वो कंपनियां वहां पे जाने से रुकेगी। ये एक मास्टर प्लान उनका हो सकता है। और इसलिए मैं इंडिया के मतलब लोगों को सच में सैल्यूट करूंगा, खास करके हिंदुओं को, कि जिन्होंने इस बात को बड़ा वेट किया, मुस्लिम्स को भी, क्योंकि उन्होंने भी वेट किया। कहीं भी ज्यादातर देखिए कोई बहुत ऐसा कोई बड़ा बनाव नहीं बना, उन्होंने भी सपोर्ट किया कि पाकिस्तान के अटैक किया जाए, सब पूरे एक इंडियन बन के सामने आए। एक चलो गलती होगी उनसे, ये इंसिडेंट हुआ, बड़ी गलत बात है। बहुत सारे लोग जो मतलब मैं तो शहीद मानूंगा, जो लोग टूरिस्ट गए थे, जो शहीद हुए हमारे भाई बहन, मेरे बहुत गलत बात हुई है। और लेकिन इस गलत बात में इंडिया ऑलमोस्ट एकजुट हो गया। आप देखिए असाउद्दीन ओवैसी साहब को लोग पहले कुछ हद तक एंटी इंडिया समझते थे, उन लोगों का नैरेटिव उनके बदले चेंज हो गया। जो लोग असाउद्दीन ओवैसी साहब को जानते होंगे उनको पता होगा कि लोग उनको बड़ा मानते थे कि एंटी इंडिया, जबकि इंडिया का लीडर है। उनके उन्होंने खुल के पाकिस्तान के अगेंस्ट बोला, तब जाके लोगों को समझ में आया। तो लोगों को उल्टा हम एक हुए, हमने पाकिस्तान को रिप्लाई किया, पाकिस्तान ने भी यहाँ पे देखो वॉर जहां भी होगी ना किसी भी कंट्री में, वहां पे जल्दी कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होगा नहीं। और इंडिया में ऑनेस्टली बताऊं तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हमें वॉर नहीं करनी चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हमें जवाब नहीं देना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं कोई एक चाटा मारे तो उसका मुंह तोड़ देना चाहिए, दो चाटे नहीं मारने, हमको मुंह ही तोड़ देना है। मैं तो उस लेवल तक सपोर्ट करने में मैं मानता हूं कि मुंह तोड़ो। ये हर बार का क्या हो गया, हर बार आके कुछ भी करके चले जाओ। पर मैं ये मानता हूं कि अभी हम स्टेटस को कंडीशन हमारे लिए बहुत सही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटस को, स्टेटस को का मतलब होगा हम जैसे थे वैसे कंडीशन में रहे। फॉर एग्जाम्पल हम अभी ग्रो कर रहे हैं, कोई कंपनी कोई इंसान जब ग्रो कर रहा होता है तो उस ग्रोइंग सिचुएशन में कोई दूसरा डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अगेन मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी चीज को सहन कर लें। मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई अगर नेक्स्ट टाइम एक्ट ऑफ टेरर हुआ तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, उसी तरह रिप्लाई करेंगे, और ये बहुत जरूरी था, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर कहे। इस तरह का जवाब इससे पहले रिस्पेक्टेड एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ये जवाब पाकिस्तान को दे चुके थे। तो जब भी अटल बिहारी वाजपेयी भी दे चुके थे, तो जब भी जरूरत पड़े हमें पाकिस्तान को रिप्लाई करना होगा और उनको ये मैसेज देना होगा कि क्या किया जाए। देखिए अच्छा, हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें हुई थी क्या, हम वो भी समझेंगे, लेकिन ये थोड़ा बहुत मुझे लगा कि ये एक सिनारियो है कि जो आपको पता होना चाहिए। चाइना और यूएसए के ट्रेड का क्या यहाँ पे कुछ रोल हो सकता है कि नहीं, तो वो मैंने डिस्कस कर लिया। क्योंकि एप्पल देखो, अभी एक मैसेज ये भी आया था कि इवन ट्रंप नहीं चाहते कि एप्पल यहाँ पे बनाए, वो खुद चाहते हैं कि अमेरिका में बनाए। अरे भाई ट्रंप, आप समझिए, आप चाहे कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे कितने ही बड़े आप विजन आपका कुछ भी हो, आपके यहाँ अगर एप्पल मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो आपका वहां पे लेबर कॉस्ट उनको ज्यादा आने वाला है। तो एप्पल ने वैसे भी क्लियर मैसेज दे दिया इंडिया को कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग यही करने वाले हैं, चाहे ट्रंप कुछ भी बोले, क्योंकि उनको पता है कि भाई यहाँ पे सस्ता लेबर होगा, और सस्ता लेबर होगा तो उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा ना। अल्टीमेटली बिजनेस में प्रॉफिट के बारे में सोचता है। ठीक है, दूसरा हमें बहुत एक चीज और समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान ने जो ये पहलगाम अटैक किया है, उस टाइम पे हमास के जो लीडर हैं वो पाकिस्तान विजिट किए थे। अब आपको होगा कि वेट, ये हमास कौन है? जिनको पता होगा उनको थैंक यू, मतलब आपकी नॉलेज अच्छी है, लेकिन जिनको नहीं पता है,
उनको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हमास क्या है। थोड़ा बहुत हमें उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ये वीडियो थोड़ी डिटेल में जाएगी, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जाएगी। मैंने पहले ही कहा 1.5 स्पीड पे कर दीजिए ताकि वीडियो लंबी हो तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये अभी से मतलब आई थिंक कुछ टाइम पहले की बात है, जहां पे इजराइल और फिलिस्तीन दोनों आमने सामने थे। वहां पे हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने इजराइल पे अटैक किया था। इजराइल ने सामने उस गाजा पट्टी पे अटैक किया, जहाँ पे फिलिस्तीन कंट्री का पार्ट माना जाता है। देखो, मैं इस चीज में अभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे फिलिस्तीन के लोग सही हैं, हमास के लोग सही हैं, कुछ लोग कहेंगे इसराइल के पार्ट सही है। जिनको पता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ कि क्या है पूरा सीन है। ये थोड़ा सा हम अगर देखें तो ये आप देखेंगे, ये जितना ये पार्ट आपको दिख रहा है इस वाले पार्ट में, तो ये सारा इजराइल, ठीक है, ये सारा इजराइल है। अब ये इसराइल में ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये गाजा है, ये गाजा पट्टी, और ये वेस्ट बैंक। तो ज्यादातर फिलिस्तीन फिलिस्तीन कंट्री मतलब ये वाला पार्ट, ये बाकी इसराइल वाला पार्ट। अब ये इसराइल है, यहाँ पे यहूदी लोग ज्यादा रहते हैं, और यहाँ ये जो वेस्टर्न बैंक है और ये गाजा है, वहां पे मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं। और इनके बीच बड़ा एक इशू रहता है कि भाई ये एरिया किसका है। ये कहते हैं पूरा ये हमारा एरिया है, इनका कहना है पूरा एरिया हमारा है। तो इन दोनों के बीच बड़ा एक इशू चलता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो गाजा है, वहां पे है हमास नाम का ऑर्गेनाइजेशन, जिसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा चुका है। और ये बहुत बार इसराइल पे अटैक करता है। इस बार उन्होंने इसराइल पे जो अटैक किया ना, वो ऐसे किया कि वो वहां पे किसी जगह पे कुछ फंक्शन चल रहा था, वहां पे जाके उन्होंने लोगों को मारा है, वहां पे लोगों को किडनैप किया है, और लोगों को किडनैप करके लेके गए। तो ये सेम पैटर्न से इस बार पहलगाम में अटैक हुआ। और कुछ 3 या 4 महीने पहले हमास के जो लीडर है वो पाकिस्तान में मिलने गए थे, उनकी मीटिंग हुई है। तो हम अगर ये माने कि हमास ने उनको ट्रेनिंग दी है या आइडिया दिया है, तो कुछ गलत बात नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडिया का पहलगाम है, वहां की सैटेलाइट इमेज है, उन्होंने एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, जिसके कहीं ना कहीं कोई पाकिस्तान के जो ओरिजिन के लोग हैं, ओरिजिन का पर्सन है, वो लीडर है, वो उसका ओनर है, ठीक है। उन्होंने उस सैटेलाइट्स को कुछ प्राइस में बेचा था पाकिस्तान को। तो डेफिनेटली लुक दिख तो रहा है कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ठीक है। अब इन दोनों के बीच इशू चलते रहते हैं। और इसराइल, देखो, मैं ये नहीं जाना चाहता कि इस चीज में कि फिलिस्तीन की गलती है, इसराइल की गलती है। मुझे इतना पता है कि इंडिया को जब जब जरूरत पड़ी है, जब जब मतलब एनी टाइम, आप इंडिया के पाकिस्तान के साथ जब भी वॉर हुए, खास करके 1999 का कारगिल वॉर, उस टाइम पे, और अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी, कोई अगर हमारे साथ दुनिया में खड़ा रहा हो कि ना रहा हो, इसराइल बड़ा मतलब अपना सीना तान के खड़ा रहा है कि भाई हम इंडिया के साथ हैं। उन्होंने बोला कि वी आर विथ इंडिया। हाँ, वो इंडिया के साथ खड़ा है, पहले भी था, आज भी है। तो हमें हो सकता है कि इनके इश्यू में ये सही हो। भाई साहब, आपको आपको जो सपोर्ट करेगा, आपको उसके साथ खड़े रहना है। आपको ये समझना पड़ेगा। या तो फिर आप गाधा चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इंडिया में रहना है और आपको इंडिया को जो सपोर्ट कर रहा है वो नहीं चाहिए, तो फिर कौन चाहिए? आपको समझना पड़ेगा। वो पाकिस्तान को हमास ने ट्रेनिंग दी है, लिटरली इंडिया को तबाह करने के लिए। हम उनको कैसे सपोर्ट कर ले? हो सकता है भाई हमास का कुछ अपना मोटिव हो, वो अपनी लैंड वापस चाहता हो। भाई मैं एक बड़ा सीधी सी बात कहता हूं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट सबसे बड़ा सगा होता है, ठीक है। अपना काम निकलता, बाकी बाहर में जाए दुनिया। ये सीधा सा रूल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। इसका एक बड़ा सीधा सा एग्जांपल देता हूं मैं। ट्रंप ने, एक लीडर है, ठीक है, सऊदी अरेबिया के, आई थिंक, मुझे कंट्री याद नहीं, सॉरी। वहां के वहां के एक लीडर है, उनके ऊपर उन्होंने इनाम रखा था आज से 6 महीने पहले, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट रखा था। आज 6 महीने बाद वो खुद उससे जाके मीटिंग कर रहे हैं। क्यों? उस 6 महीने पहले वो टेररिस्ट था, आज वो टेररिस्ट नहीं है। क्यों? क्यों भाई? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के वो लीडर बन चुका है वहां का। एक समय यूएसए ने मोदी जी को वीजा देने से मना कर दिया था, यूएसए का। आज यूएसए मोदी जी को वीजा तो छोड़ो, स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। क्यों? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता, और ना ही हमें किसी का सगा बनना है भाई। हमें अपना काम निकालना है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हम पूरा पाकिस्तान की तरह पूरा नंगे बन जाए, हम ऐसा नहीं कर सकते।
पर अपना भला देखना गलत तो नहीं है, तो हम देख रहे हैं भाई। रसिया यूक्रेन के वॉर के टाइम बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे कि भाई आप यूक्रेन को सपोर्ट कीजिए, यूक्रेन को सपोर्ट कीजिए। भाई साहब, हमने यूक्रेन को, देखो, यूक्रेन को सपोर्ट ना करने के दो क्लियर रीजन मैं बता देता हूँ क्यों नहीं करना चाहिए था। क्योंकि यूक्रेन ने कभी भी कश्मीर इशू में इंडिया का सपोर्ट नहीं किया, ऑलवेज पाकिस्तान का फेवर किया। और यूक्रेन के उसमें मिनिस्टर ये कह रहे हैं, अरे कोई वॉर रुकवा सकता है तो इंडिया रुकवा सकता है। क्यों रुकवाए भाई? कब आया तो हमारे सपोर्ट में? कश्मीर का जब भी इशू है पाकिस्तान का सपोर्ट किया। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, रशिया के साथ भाई कौन दुश्मनी मोल लेगा? अमेरिका नहीं लेता, हम क्या किसी खेत की मूली भाई? और रशिया ने हमको सपोर्ट किया था 1971 वॉर में, आगे से बता रहा हूं मैं उस बारे में। हम पागल है कि सबसे दुश्मनी मोल लेते फिर यूक्रेन की वजह से। इवन हमको, अगर आपको सबको पता होगा, आप सबने इस टाइम में S-400 का नाम सुना होगा। S-400 क्या है दोस्तों? S-400 आपको पता होगा कि ऐसी सिस्टम है जो मिसाइल को हवा में तोड़ देती है। अब आप समझिए, हमको दिया किसी, रशिया ने दिया हमको। इस टाइम पाकिस्तान के वॉर से अगर हमारी सिविलियन डेफिनेटली मरे हैं 10 से 15, मैं दुख है मुझे इस बात का, जितने भी सिविलियन की डेथ हुई हो, लेकिन वो कम से कम कैजुअलिटीज हुई है क्योंकि पाकिस्तान ने तो सिविलियन पे अटैक करने से पहले कुछ नहीं सोचा। अगर हमारी सिविलियन को छोड़ो, हमारे मिलिट्री बेस पे अगर टारगेट कर रहा था, तो अगर हम उससे बचे हैं तो बिकॉज ऑफ S-400। तो हमें कौन काम है? रशिया काम आया कि यूक्रेन काम आया? वी हैव टू थिंक अबाउट इट। हमें अपने दोस्तों को पहचानना होगा, हमें अपने इंटरेस्ट को पहचानना होगा। ये फालतू की बात तुम्हें नहीं बह जाना है। अरे यूक्रेन को मानवतावादी सपोर्ट, अरे मानवतावादी सपोर्ट करे, तुम्हारी खुद की मानवता चली जाती है अभी, तुमको खुद कोई सपोर्ट नहीं करता। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। ठीक है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल ऑल पॉइंट माय डियर फ्रेंड। ठीक है? तो ये समझना जरूरी है कि ये सारी चीजें क्या है और कैसे हैं। आई होप कि मैं ये सिर्फ बताने का इंटरेस्ट मेरा ये था कि ये जो यहाँ पे हमास से उन्होंने उनको सपोर्ट किया डेफिनेटली, और इसराइल तब भी हमारे साथ सपोर्ट में रहा। और ठीक है, इन हमें ये जनरल, हमने जब ये ऑपरेशन, जब जब उन्होंने पहलगाम पे अटैक किया, तो हमने उस समय इनिशियल स्टेप क्या लिया? ऑपरेशन सिंदूर से पहले की बात है, हमने क्या स्टेप लिए? तो भी हमने एक स्टेप तो ये लिया कि, जस्ट सेकंड डियर फ्रेंड, हमने कहा भाई इंडस, तो जो वाटर ट्रीटी हमने सस्पेंड कर दी। देखो, हमने सस्पेंड करने में और खत्म करने में दोनों में डिफरेंस है। सस्पेंड करने का मतलब हमने होल्ड पे रखी है, होल्ड मतलब हम उसको अभी फॉलो नहीं कर रहे, इन फ्यूचर जाके फॉलो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो डिफरेंट थिंग है। ठीक है? यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है उनके थ्रू हमने ट्रीटी की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वर्ल्ड बैंक हमारा चच्चा है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड बैंक आके बोलेगा तो हम कर देंगे। वर्ल्ड बैंक के सिर्फ हमने ऐसा मीडिएटर रखा था कि तुम्हारे सामने साइन कर रहे हैं, और हमने इसीलिए ट्रीटी को बंद नहीं किया। वी एक स्मार्ट, हमने स्मार्टनेस दिखाई कि हमने कहा ट्रीटी बंद की है भाई, हमने तो सिर्फ सस्पेंड ही की है। अब सस्पेंड तो कर सकते हैं भाई, हम बंद नहीं कर सकते। सस्पेंड करने का हक तो है हमारे पास, और कितने टाइम के लिए सस्पेंड कर रहे हैं वो भी हम नहीं बताएंगे। हमारी मर्जी होगी तो अभी कल बंद कर देंगे, नहीं हुई तो कभी नहीं करेंगे, सस्पेंड रखेंगे, हमारी मर्जी। अच्छा, इससे क्या होगा? कुछ बहुत सारे जो ज्ञानी लोग हैं उनका ये कहना है, और शायद सही भी है, कुछ गलत नहीं है। उनका कहना ये है कि हमारे पास अभी देखो, इंडस वाटर ट्रीटी मतलब हमारे यहाँ से टोटल जो 6 रिवर जा रही है, ठीक है, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये 6 रिवर का पानी पाकिस्तान में जाता है। अब डेफिनेटली हमारे पास वो स्ट्रक्चर नहीं है कि इन सब वाटर के पानी को रोक पाए। हमारे पास इतना अभी कोई डैम वगैरह तैयार नहीं है, ना स्ट्रक्चर, उसको बनाने में 20 से 25 साल लग जाएंगे। और ये मैं कह रहा हूं कि ठीक है कि चलो हमारे पास वो स्ट्रक्चर नहीं है, पर हमारे पास पानी छोड़ने का तो स्ट्रक्चर है भाई साहब। पानी छोड़ दो जितना चाहे उतना, ठीक है? तो इस वाटर ट्रीटी के थ्रू ये होता था कि हम पाकिस्तान को एवरी टाइम इन्फॉर्म करते थे कि भाई हम कितना पानी छोड़ने वाले हैं, कब छोड़ने वाले हैं, और वो बता देते कि अभी इतने पानी की जरूरत है, अभी छोड़ दीजिए, रखिए। तो वो सारी बात एक दूसरे की सुनी जाती थी, फॉलो की जाती थी। अब हम कभी भी पाकिस्तान को ये नहीं बताएंगे कि पानी कब छोड़ रहे हैं या पानी कब होल्ड कर रहे हैं, हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं ठीक है, हमें सारा पानी रोकना भी नहीं। आप समझ लीजिए कि हमने सिर्फ 20 to 30% पानी भी रोक लिया ना, तो पाकिस्तान में पानी की किल्लत एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ना तय है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर मैं पाकिस्तान का अगर मैप दिखा पाऊँ आपको, तो मैं देखता हूँ। ओके, एक मिनट फ्रेंड।
ठीक है, कोई बात नहीं, वो आगे देखेंगे, कोई बात, ठीक है। नाउ हमने ये क्लियर करके दिया कि भाई ये इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में क्लियर कर दिया, अब हम उनको नहीं बताएंगे। दूसरा, हम इतना स्ट्रक्चर बना देते हैं कि 20 to 30% का पानी रोक पाएंगे, तो वहां दिक्कत होगी। देखो पाकिस्तान में अगर हम देखें ना, तो टोटल 4 पार्ट से पाकिस्तान बना हुआ है। एक है खैबर पख्तून, फिर है सिंध, फिर है बलोचिस्तान एंड पंजाब। कौन कौन से चार है? खैबर पख्तून, सिंध, बलोचिस्तान एंड पंजाब। पूरे पाकिस्तान को अगर कोई कंट्रोल करता है, पूरे पाकिस्तान को अगर कोई कंट्रोल करता है मेरे दोस्त, तो वो है पंजाब एरिया। वहां के सारे जितने लीडर हैं वो सारे पंजाब एरिया से आते हैं। पंजाब जैसे इंडिया में है, वैसे ही पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो मैं इस जो पंजाब की बात कर रहा हूं, वो मैं पाकिस्तान वाले पंजाब की बात कर रहा हूं। ओके। अब वहां के जितने लीडर आते हैं उनका पूरा कंट्रोल रहता है पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, पूरे पाकिस्तान की पूरे जितने भी मिलिट्री पे, सबका कंट्रोल पंजाबियों का है। वहां के, वहां पंजाबी मतलब अगेन सिख नहीं, वहां के जो पंजाब एरिया है पाकिस्तान का, उसकी बात कर रहा हूँ। अब वो क्या कर रहे थे कि इंडिया से जो पानी आ रहा था वो पंजाब वाले प्रांत को ज्यादा देना चाहते थे, वहां पे डैम बनाना चाहते थे। और वहां का जो सिंध प्रांत है उनमें पानी की कटौती हो रही थी, तो वो लोग वैसे भी लड़ रहे थे। सिंध वैसे भी पंजाब को मना कर, ये सारे पाकिस्तान के एरिया है, आप डैम मत बनाओ, हमको पानी नहीं मिलेगा। और उसमें भी अगर इंडिया बीच में आए कि बोलो भी तुम लड़ते रहो, हम पानी नहीं देने वाले, तो बड़ी गंदी हालत हो जाएगी। इवन सिंध, बलोचिस्तान के लोगों ने तो ये तक बोल दिया है कि भाई हम इस पाकिस्तान के साथ नहीं है, हम तो खुद अलग कंट्री बनना चाहते हैं। तुमको जब भी मर्जी करे उड़ाने का, तो पंजाब को उड़ाना, हमको नहीं उड़ाना। अभी हम तो, तुम बोलोगे तो अभी अभी कंट्री बन जाए, अभी हमको सपोर्ट कर दो। वो उस लेवल पे है। और बलोचिस्तान में तो कंडीशन वर्स्ट है पाकिस्तान के लिए। वो वहां पे पाकिस्तान की आर्मियों को बड़ी गंदी तरीके से मार रहे हैं, ठीक है। और बलोचिस्तान बड़े रेडी हैं कि भाई हम अलग कंट्री बना के रहेंगे। आई थिंक उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर भी कर दिया कुछ दिन पहले। तो वहां पे ये हालत है। तो जस्ट ये समझने के लिए चीजें बताई गई दोस्तों। दूसरा हमने कर दिया, कोई अटारी वाघा बॉर्डर स्टॉप कर दिया, वहां पे बोल दिया कि आप जितने लोग पाकिस्तान के लोग यहाँ पे चले जाएं। यहाँ पे एक चीज और सीखने को मिली हमें, और एक चीज समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के जो लड़कियां हैं उनकी शादी इंडियन लोगों के साथ हो रही है। एक बीएसएफ का जवान था, उनके साथ शादी हुई। कितना, हमें कितनी चीजें अंधेरे में है, हमें कितनी सारी चीजें नहीं पता है। आप समझ लें जिनकी नेशनलिटी पाकिस्तान है, नेशनलिटी कह रहा हूं मैं, जो पाकिस्तान से इंडिया आ चुके हैं, इंडियन नेशनलिटी बन चुके हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि उनकी नेशनलिटी पाकिस्तान है, उनके माता पिता पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब वो यहाँ पे इंडिया में रहे, अब उनके बच्चे पैदा होंगे, तो नर्चरिंग का काम तो माता का है। अब माता नर्चरिंग में पाकिस्तान के अगेंस्ट जनक कैसे सिखाएगी जहां पे वो बड़ी हुई? सोचने वाली बात है। मैं अगेन किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ यार, कोई मतलब इंडिया के लोगों की पाकिस्तान की शादी हो जाए ना हो जाए, पर आपको ये सोचना पड़ेगा ना कि अगर वहां मतलब बच्चे यहाँ पैदा होंगे, वो माता पाकिस्तानी सिटीजन की हैं, तो वो अपने बच्चे को क्या, कहाँ से, जैसे मैं अपने बच्चे को सिखा दूंगा कि भाई देखो पाकिस्तान ऐसा देश था कि भरोसा नहीं कर सकते। वो हम पे 4 बार हम पे अटैक कर चुका है, हमें 4 बार हमने उनको हराया है, और जरूरत पड़ेगी तो हमें इंडिया के लिए जान दे देनी है। मैं अपने बच्चों को सिखा सकता हूँ, सिखा रहा हूँ और सिखाऊंगा। जो पाकिस्तान ओरिजिन, जिनके माता पिता है, नेशनलिटी जिनकी पाकिस्तान की, वो क्या अपने बच्चों को सिखा पाएंगे? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमको पता चला इससे। फिर हमने बहुत सारे डिप्लोमेटिक हमने रिडक्शन कर दिए, बहुत सारे और भी स्टेप लिए, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं मेन मेन चीजें डिस्कस कर दूंगा ताकि हमें चीजें क्लियर हो। और दूसरे भी पॉइंट्स बहुत सारे कवर करने हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कि वैसे बहुत सारा टाइम दे चुका हूँ, लेकिन मुझे डिटेल बहुत ज्यादा बातें करनी है। और देखो मैं अब जानना चाहता हूँ कि रूट कॉज क्या है, क्या इसके पीछे की वजह है। देखो इंडिया पाकिस्तान के बीच का अगर कोई सबसे बड़ा मसला है, तो वो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की वजह से, मैं जम्मू कश्मीर को, मैंने कहा गलत कोई चीज है, जम्मू कश्मीर जन्नत है, ठीक है, स्वर्ग है। और पर देखा जाए तो वहां पे इतने सारे कलेश हैं, दिक्कत हो रही है उसकी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर उनको मिले, वो उनका हिस्सा है, और इंडिया कह रहा है कि वो जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है। मैं आपके सामने फैक्ट रखूंगा, हम ही सोचेंगे किसका हिस्सा है। अभी देखो पहली बात है, इंडिया का हिस्सा है, ठीक है, फैक्ट बताने से पहले बता दूं, ठीक है। ये तो ये आप खुद कहेंगे हाँ बात तो मेरी सही है, क्यों? अब देखो इसकी वजह, देखो जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, थोड़ा ब्रीफ में जाएंगे, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, तब ये आपको दिख रहा है जो कुत्ते के शेप का एक कंट्री दिख रहा है, वो कुत्ते के शेप का कंट्री मतलब पाकिस्तान, ठीक है। और ये एक बांग्लादेश आपको दिख रहा है, ठीक है। ये पाकिस्तान
एंड ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान बांग्लादेश, इस समय इसको बांग्लादेश कह रहे हैं, उस समय वो ईस्ट पाकिस्तान था। मतलब ये दोनों ही पाकिस्तान के हिस्से थे, और ये दोनों पाकिस्तान के हिस्से थे, ठीक है। और इस समय हमने मतलब इंग्लैंड ने ये किया था कि भाई जो किंग है उनको अलाउ किया था कि आप अगर चाहें तो इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं, आप अगर चाहें तो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं। उसमें जो जम्मू कश्मीर के उस समय जो राजा थे, राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह, हरि सिंह हिंदू थे और मोस्टली मतलब पॉपुलेशन मुस्लिम थे, मेजोरिटी पॉपुलेशन। तो वो ये चाहते थे कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कहीं ना कहीं वो एक अलग कंट्री बना के रह जाए। मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल है, अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक अलग कंट्री बन के रह जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल था। उन्होंने कोशिश की और इंडिया तो फिर भी ये कह रहा था ठीक है आप सोच लो, हम इंडिया थोड़ा डेमोक्रेसी में पहले से बिलीव करते हैं, तो हमने ठीक है क्या सोच लो, अब सोच लीजिए। अब ये इन्होंने डिसीजन कुछ लिया नहीं। हुआ ये कि 1947 में जैसे इंडिपेंडेंस हो गया, कश्मीर के बारे में डिसीजन नहीं हुआ, हैदराबाद नौटंकी कर रहा था हमने ले लिया, जूनागढ़ नौटंकी कर रहा था हमने ले लिया, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कलत नाम का जो एरिया था वो भी पाकिस्तान से अलग होकर कंट्री बना जाता, पाकिस्तान ने उसको भी ले लिया। तो ये हालांकि इनका इंटरनल मैटर, लेकिन बता रहा हूँ। अब हुआ ये कि 1947-48 में ये कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से अटैक होना शुरू हो गया। वहां के जो मतलब आप उन्होंने बोला लोकल थे, लोकल कुछ नहीं थे, आर्मी के लोग ही थे, उन्होंने बोला लोकल है, अभी भी उनकी हिस्ट्री में फालतू चीजें पढ़ाई जाती हैं। जो उन्होंने पढ़ा है कि भी यहाँ पे कुछ लोकल थे, उन्होंने कश्मीर पे अटैक कर दिया। और राजा हरि सिंह जो यहाँ पे थे, मैं राजा हरि सिंह के बारे में बता दूं, मेरा वो समझ गए कि भाई ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप अलग कंट्री बन के नहीं रह सकते हैं, वो समझ गए। और उन्होंने उन्होंने इंडिया से गुहार लगा कि भाई इंडिया हमको बचा लो। इंडिया ने क्या कहते, देखो अगर आप इंडिया के इंटीग्रल पार्ट हो तो आपको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, अगर आप इंडिया के इंटीग्रल पार्ट नहीं हो तो पाकिस्तान भाई हमारा हमसे अलग हुआ है, हम उनसे कैसे दुश्मनी मोल लें, आप समझा दो आपको क्या करूं। उन्होंने बोला मैं इंडिया का पार्ट हूं। तो ये इंडिया का पार्ट ऑफिशियली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू वो इंडिया का पार्ट बना है। अब देखो जहां का किंग है उसने खुद बोल दिया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू कि भाई मैं इंडिया का पार्ट बन रहा हूं, तो वो किसका पार्ट हुआ, जम्मू कश्मीर भाई इंडिया का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, जबकि जहां के उसके किंग ने इसको हमने दे दिया है। अब वहां पे तुरंत हमारी आर्मी पहुंच गई और हमारी आर्मी वहां पे जाती है, उन लोगों को खदेड़ती। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। हिस्ट्री सिर्फ इसलिए नहीं सीखनी कि भाई डेट याद रखने हैं, हमें हिस्ट्री इसलिए सीखनी है कि उससे हम सीख पाए और वो गलती दोबारा ना कर पाए। हम दूसरों की हिस्ट्री इसलिए भी सीखते हैं ताकि वो गलती हम दोबारा ना कर पाए। देखो हर बार खुद खड्डे में जाना जरूरी नहीं है, अगर इससे पहले कभी कोई खड्डे में गया है तो वो देख के भी हम सीख सकते हैं कि हमें खड्डे में नहीं जाना है। हाँ, तो हमें खड्डे में, तो ये हमें सीखना है। और ये मैं देखो आपको बताऊं कैसे। अब देखो ये हुआ, ये मैं थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा, थोड़ी सी चीजें। हाँ, ये हमारा फर्स्ट बैटल जो पाकिस्तान के साथ 1947-48 डेफिनेटली हम ही जीते थे। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बहुत ही सीखने वाली बात है, हर बच्चे को, इंडिया के हर सिटीजन को ही सीखना चाहिए कि किस टाइम पे क्या स्टेप लेने हैं। देखो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे, एक सेकंड, आई थिंक व्हाइट कलर इसलिए हो रहा है, मैं कलर चेंज कर दूँ। हाँ, यहाँ पे एक्स बंदा है, यहाँ पे वाई बंदा है, ठीक है। और गांव का एक चौधरी है जिसका नाम है जेड। ये वाई ने एक्स पे अटैक किया, ठीक है, ये वाई ने एक्स पे क्या किया, अटैक किया भाई साहब, और हम उसके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। हम उससे पावरफुल है, हम उस पर अटैक करने जा रहे हैं, लेकिन हमने सोचा नहीं अटैक बाद में करते, पहले गांव के मुखिया को बताते। देख गांव का मुखिया क्या क्या पता है, आप जहां पे हो वहीं रुक जाओ, मैं आके देखता हूँ क्या हुआ है, कभी भी नहीं करना है। अगर आप पावरफुल हो और कोई आपको चाटा मारा, पहले 4 चाटे लगा के उसको वापस मारो, फिर बोलो चलो पुलिस स्टेशन जाना मैं रेडी हूँ, चलो गांव के मुखिया के पास जाना रेडी। क्योंकि लास्ट में तो वो क्या बोलते हैं, बड़ा देसी भाषा में राजीनामा ही होता है। वो क्लियर कर बोलते हैं ना, वो समाधान पे चल जाती है कि भाई अब सॉल्यूशन लाते क्या करना है। आपको एक चाटा मारा तो अगर आपको लग रहा है कि भी आप उससे पावरफुल कम है तो ठीक है, लेकिन आप पावरफुल है और सामने से वो आया है, दो लगा के फिर बोले चल सॉल्यूशन करते हैं अभी, उससे पहले सॉल्यूशन करने के लिए आप क्यों जा रहे हो। मैं बताता हूँ इंडिया ने यहाँ पे गलती कहाँ की। हम एक बड़ी सिंपल सी बात है कि देखो ये यहां से हमारी आर्मी गई, ठीक है, हमारे यहाँ आर्मी गई, यहाँ पे आर्मी गई, तो उस समय हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, मैं अगेन मैं उनकी कोई गलती नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन क्योंकि हम भी नए नए इंडिपेंडेंस हुए तो शायद उनको ये समझ नहीं होगी, या शायद वो उनका कुछ दिमाग में और चल रहा होगा, उनको नहीं लगा होगा यूएन ऐसा करेगा। कुछ तो कुछ तो गड़बड़ हो गई जिससे जिससे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। नहीं तो शायद ये प्रॉब्लम कुछ और जगह पे होती, यहाँ पे ना होती। हुआ ये था कि हमने उनकी आर्मी को यहाँ तक भगा दिया, ठीक है। अब ये आर्मी यहाँ थी, मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने पहले अटैक किया, आप अच्छा खासा अटैक कर रहे हो उनपे, आपने उनको पीछे भेज दिया है, तो फिर गांव के चौधरी यूएन के पास जाने की क्या जरूरत थी? यूनाइटेड नेशंस गांव का चौधरी, इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे देशों का ग्रुप है और पूरी दुनिया में शांति रखने का काम वो करता है, और आप वहां पे जाएंगे तो आपके बीच में इंटरमीडिएट करेगा। आप देखिए, आप दो लोग झगड़ रहे हैं, तीसरे के पास जाएगा तो क्या कहेगा? अरे झगड़ना छोड़ दीजिए, पहले मुझे देखने दीजिए बात क्या है। यूएन ने यही बोला कि आप अपनी आर्मी एक्टिविटी स्टॉप कर दीजिए, रुक जाइए, हम देखते हैं क्या है। और ये हमको मानना पड़ा, पूछो क्यों? क्योंकि हम ही थे जो यूएन के पास चले गए कि भाई देखिए हमारे बीच का मैटर हो गया है, शॉर्ट आउट करवाइए। अरे क्यों भाई? जब वो आप पे अटैक कर रहा है तो लगाओ दो चार खींच के पूरा कश्मीर लेके आना था, और फिर बोलना था यूएन को कि अब आप बीच में। तो यूएन क्या बोलता पता है? अच्छा अभी जैसे हो ऐसे रुक जाओ, हम देखते हैं क्या हो सकता है। और देखते हो क्या हो सकता है, उस बात को ऑलमोस्ट 78 ईयर्स होने को आगे अभी भी कुछ देखा नहीं गया। तो अगर जो चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं वो हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। मैं अगेन गलती नहीं निकाल रहा हूं किसी की भी, किसी पॉलिटिकल लीडर की, लेकिन ये हमें सीखना है कि अगर इन फ्यूचर इंडिया को कभी मौका मिले तो हमें कभी भी किसी थर्ड पार्टी, हम देखो आपने देखो थर्ड पार्टी इंटरफेयर इंडिया मना कर रहा है आज के टाइम में। देखो तो ये पहलगाम अटैक हुआ तो हमने थर्ड पार्टी इंटरफेयर को हमने मना कर दिया। वी सेड का थर्ड पार्टी इंटरफेयर हमको नहीं चाहिए, वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ इंटरफेयर फ्रॉम द थर्ड साइड, ठीक है ना। तो ये हमें समझना है, इसलिए ये कश्मीर का पूरा इश्यू क्रिएट हुआ है। आज भी ये जो आपको लाइन दिख रही है यहां से, ये लाइन, ये पूरा हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ये सारा हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में है। और इसको हम कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या बोलेंगे इसको? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, कश्मीर जो हमारा है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, हम इसे कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। दूसरा ये भी पार्ट जो है हमारा है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो लाइन दिख रही है यहां से इतना जो पार्ट है वो चाइना ने ऑक्यूपाई किया था हमारे साथ, 1962 में वॉर हुई थी इंडिया चाइना की। वहां पर भी हमें हमें अलर्ट रहना चाहिए। देखो हिस्ट्री से सीखना है, आप चाहे हिस्ट्री में किसी भी लीडर को चाहे कितनी भी गाली दो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आप क्योंकि देखो हर जगह पे हर सिचुएशन अलग होती है, हमको नहीं पता उसमें क्या सिचुएशन थी क्या थी। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें सीखना, हमें क्या सीखना था कि भाई नेवर ट्रस्ट चाइना, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई की बात बोल दी थी। और फिर हम कहेंगे कि भाई चाइना ने अटैक क्यों किया, उस चाइना को ट्रस्ट क्यों किया आपने भाई? नहीं करना था। पाकिस्तान हम दूसरा हमने सीख ये लेनी है कि अगर कोई हम पे अटैक कर रहा है भाई तो सीधा भाग के यूएन के पास मत जाओ, चौधरी के पास, पहले खुद अटैक कर लो, कम से कम अपना हक तो वापस ले लो यार। नई चीज नहीं चाहिए, अपना हक तो वापस ले लो फिर जाओ। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से सीखने को मिल रही है। तो ये मैं थोड़ा बहुत ये यहाँ से इशू जो रेज हुआ है कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान वाले हमेशा कहते हैं कि भाई ये हमारा हिस्सा है। इवन ये भी कह देते हैं कि कोई बात नहीं, हमें ना दो तो कोई बात नहीं, इसको आजाद कश्मीर डिक्लेयर कर दो, इसको नया कंट्री बना दो। जबकि हमें पता है कि बेवकूफ बनाने वाली बात है। अगर आपको आजाद कश्मीर इतना ही प्यारा था 1947-48 में उनके पर अटैक क्यों किया? तो अटैक ही नहीं करते। तो ये ठीक है, ये सब पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन ठीक है हम नहीं बनाएंगे, फिर हमको भी पता चल चुका है, इतनी बार तो ठोकर खा चुके हैं तुमसे भाई। और इंडिया सामने से मेडल लेके गया है यूएन में, जो बात कर चुका हूं मैं वही। यूनाइटेड नेशन बीच में, यूनाइटेड नेशन ने कुछ खास किया नहीं। उन्होंने ये बोला यूनाइटेड नेशंस ने कि भाई एक काम करिए, आप पहले जहां थे वहीं रुक जाइए। फिर यूनाइटेड नेशन बोलता है, यूनाइटेड नेशन बोलता है कि भाई आपकी जो यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी, बोलो यहाँ से हट जाओ। फिर यहाँ के इंडिया की आर्मी को बोलता है यहाँ से हट जाओ, हम वहां पे प्लेबिसाइड कराएंगे, मतलब यहाँ पे हम वोटिंग करेंगे। अब वोटिंग में जो लोग कहेंगे, जो मेजोरिटी लोग कहेंगे उनको जहां जाना है वहां भेज देंगे। मतलब अगर ये कह रहे हैं कि इंडिया का पार्ट बनना है तो इंडिया का पार्ट बनाएंगे, पाकिस्तान का पार्ट बना तो पाकिस्तान का पार्ट बनाएंगे। लेकिन पहली कंडीशन क्या है? यहां से आर्मी हटनी चाहिए। अरे क्या इन नमूनों का भरोसा किया जा सकता है भाई? क्या वहां से आर्मी हटाई जा सकती है? क्या पाकिस्तान पे भरोसा किया जा सकता है कि हम जैसे ही आर्मी हटाएंगे ये अपनी औकात पे आ जाएंगे? इसलिए हमने मना कर दिया।
और उन्होंने मना कर दिया, ना तो उनकी आर्मी हट रही है, ना हमारी आर्मी हट रही है, ना प्लेबिसाइट हो रहा है, ना वोटिंग हो रही है, और यूएन कह रहा है कि ये होगा तब देखेंगे। तो तब से यूएन एक बड़ा विटनेस की तरह देख के खड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा। तो ये ठीक है, हम हमने हमने हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी लेके जाके, वो ठीक है। अभी देखते हैं कि आगे उन्होंने आगे क्या क्या हुआ है, चीजें हमें समझनी है। इवन हमें एक चीज और समझनी है, हमें ये बहुत ही ज्यादा, गूगल शायद ऐसा मैप दिखा तो कोई बात नहीं, लेकिन एज एन इंडियन हम कौन सा मैप एक्सेप्ट करेंगे? देखो, कुछ जगह पे ये ऐसा मैप दिया हुआ है, ये दिख रहा है, ये ऐसे इंडिया का ऐसा आधा अधूरा मैप दिया है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया गया है। यहाँ से कुछ जम्मू का इस हिस्सा है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया है। ये मैप गलत है, ये इंडिया का मैप हो ही नहीं सकता। इंडिया का राइट मैप ये है। अगर क्या हो गया, वो हमारा हिस्सा भी पाकिस्तान के पास है और चीन के पास है, तो अगर हमारा कुछ ये वाला हिस्सा, हमारा ये वाला हिस्सा अगर चीन के पास, तो क्या वो हिस्सा मेरा नहीं है? उसने ऑक्यूपाई किया, आज नहीं तो कल हमें वापस लेना है। अबे तुम समझो, मुझे पता नहीं, कोई फालतू का कोई यूट्यूबर है, वो कहता है कि भाई गूगल में तो ये मैप दिखा रहा है तो मैं अपने घर पे ये रखूंगा। अरे गूगल मतलब जाने दो, मैं कुछ भावना में ज्यादा बह जाता हूँ। अरे बेवकूफ, तुम इंडियन होके तुम अपने घर का अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तो वो तो लेके चला जाएगा ना। हमको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी मेरी, वो लेके बैठा है। ये ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में, ज्यादा व्यूज लेने के चक्कर में, पता नहीं कितने नौटंकी भरे पड़े इंडिया में यूट्यूबर। जितनी उनकी फालतू बातें की जाए उतनी कम है। ठीक है, एक तो जर्मन शेफर्ड बैठा हुआ वहां पे, बैठा बैठा फालतू बातें करता रहता है। जर्मन शेफर्ड सुन के सब समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो स्मार्ट लोग हैं, जिनको पता है उनको पता ही होगा। या फिर आप सर्च कर गूगल में कि विच यूट्यूबर इज नोन एज जर्मन शेफर्ड, आपको मस्त वाला उसका चेहरा दिख जाएगा। ठीक है, अब ये मतलब मेरे लिए और ईच एंड एवरी इंडियन के लिए, और जो जानते हैं सच्चाई, उन सब के लिए इंडिया का मैप यही है, यही यही है इंडिया का मैप। ये नहीं है, ये गलत मैप है, ये नहीं, इसलिए मैंने पहले क्रॉस रखा ही हुआ था उसके ऊपर। लेकिन आपको, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी आप इंडिया का मैप ऐसा देखो तो एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आप इंडियन होके इस फालतू से मैप को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो मतलब आपका विजन ही वहीं पे पता चल जाता है। ठीक है, एक उसके बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उस वॉर में हम डेफिनेटली आगे थे, पर उस समय पाकिस्तान का प्रेशर, सॉरी यूएसए का प्रेशर हम पे था, तो ज्यादा हम उस वॉर में नहीं कर पाए। अगेन वो कश्मीर लेने के लिए आए थे, लेकिन हम ही जीते थे, उसमें कोई डाउट नहीं। पता नहीं कश्मीर वाले कौन सा भांग पी के बुक बनाते हैं, उसमें उन्होंने लिखा हुआ कि इंडिया को हराया था। अबे गधो, इंडिया तुमने हराया तो तुम्हें हमारा इंडिया को छोड़ा होता। तुम इतना समझ लो, तुम इतने बेगरत, मतलब इतने फालतू हो कि अगर तुमने हम पे जीत हासिल की होती, तो तुम क्या हमारा एक भी हिस्सा लिए बगैर छोड़ देते? तुम इतने कोई अच्छे हो। वो ये ठीक है, पर ये ठीक है, ये इस वॉर में हमने मतलब लाल बहादुर शास्त्री मतलब जीते थे हमारे, ठीक है। और मोहम्मद अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, और ताशकंद एग्रीमेंट के थ्रू 17 दिन ये वॉर चली थी, और फिर ये वॉर को थोड़ा स्टॉप किया गया था कि ठीक है भाई, आगे इस वॉर को नहीं करते हैं, और सीज फायर वहां पे किया गया था। अब इसमें एक आपको चीज समझनी होगी, आपने एक स्टोरी सुनी होगी, दो बिल्ली और एक बंदर वाली। इसने देखा होगा कि दो बिल्ली के बीच बंदर हमेशा फायदा ले जाता है। एक रोटी का टुकड़ा होता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो ये बीच में आ जाता है कि रुको रुको मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, और डिस्ट्रीब्यूट करने के चक्कर में पूरी रोटी ये खा जाते हैं, इनको कुछ नहीं मिलता। तो हमारे केस में हम अगर इसको इंडिया पाकिस्तान मान लो, मंकी कौन है? मंकी अमेरिका है भाई साहब। अमेरिका को जो इंडस्ट्री है, जो जो वॉर इक्विपमेंट बनाने की इंडस्ट्री है, जो मिसाइल बनाने की इंडस्ट्री है, वो उसको पता है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान के बीच अच्छे रिलेशन हो जाएंगे तो उनका धंधा डाउन हो जाएगा। तो जब जब इंडिया पाकिस्तान के बीच कुछ अच्छा होने की कोशिश हुई, तो कहीं ना कहीं यूएसए ने बीच में आके अपनी टांग बीच में लाई। देखो मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। देखो यूएसए का बीच में कहीं ना कहीं रोल रहा ही है। थोड़ा आगे देखते हैं, एक सेकंड। हाँ, ये देखो यार, यूनाइटेड स्टेट का आप देखो तो आर्म्स एक्सपोर्ट्स में इसका सबसे बड़ा रोल है। यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, रशिया, इसलिए यूरोप की कंट्री और हम यूएसए नहीं चाहती कि हमारे बीच शांति, क्योंकि पाकिस्तान भी उतना आम वो बाहर से मंगवा इंपोर्ट करेगा, इंडिया भी इतने आम बाहर से मंगवाएगा, तो इतने हथियार बाहर से मंगवाएगा तो उसका पैसा देना पड़ेगा, और इसलिए इनका धंधा चलता रहेगा। हमें ये भी समझना होगा, हमें हर एक्सपेक्ट से चीजों को समझना होगा, सिर्फ एक एक्सपेक्ट लेके
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को नहीं समझ सकते कि पाकिस्तान, पहली बात तो यूएसए कभी किसी का दोस्त रहा ही नहीं है, वो किसी का सगा नहीं रहा, ना ही आज वो किसी का सगा है। आपको अगर देखो आगे आना है तो खुद के पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, खुद स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आज चाइना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होके खड़ा है, इवन यूएसए के सामने खड़ा हो सकता है। हमें चाइना से इंस्पिरेशन लेने, वो इंस्पिरेशन दुनिया से कहीं भी ली जा सकती है। चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमें उससे इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी। कुछ गलत बात नहीं है किसी से अगर हम सही चीज सीख रहे हैं। देखो हम तो वो लोग हैं जो रावण से भी ये सीखते कि वो शिव भगवान का कितना बड़ा भक्त था, लेकिन हम ये नहीं सीखते कि रावण ने स्त्री का कितना अपमान किया, वो नहीं सीखते। किसी स्त्री को उठा के ले जाना वो स्त्री का अपमान करना ही हुआ। हमको वो नहीं सीखना। मेरे घर वालों ने आपके घर कभी भी ये नहीं सिखाया कि रावण कैसे स्त्री की वो मतलब किडनैपिंग करता वो करो। हमको ये जरूर सिखाया कि भाई रावण ने जैसे शिव की भक्ति करता था, भगवान की अब भक्ति में बन, वो सिखा रहे। रावण ने घमंड किया तो गलत था, हमको वो सिखाया। चीन की डेमोक्रेसी नहीं हो गलत है, हमको वो नहीं सीखना। लेकिन चीन ने इकोनॉमिक ग्रोथ किया है, वो किया, हमको वो सीखना। ये हमारा नैरेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा हमको ये समझना होगा कि यूएसए ने क्या सिर्फ पाकिस्तान को इसलिए बहुत बार सपोर्ट कर रहा है कि उसका आम का बिजनेस अच्छा चलता रहे, नहीं, इतनी बात नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पाकिस्तान है, ठीक है, उसका आप लोकेशन देखो, और यहाँ पे रशिया है। रशिया और यूएसए के बीच का जो इशू है बहुत बड़ा फेमस इशू है, उनके भी चलता रहता है। तो इस समय देखो यूएसए तो दूर बैठा है, अगर उसको इस पूरे, और रशिया जो है वो एशिया के बहुत नियर बाय है, तो अगर एशिया पे कंट्रोल रखना है तो यूएसए चाहता है कि पाकिस्तान उनके कंट्रोल में रहे, इसलिए पाकिस्तान को वो डाउन नहीं होने देता और पाकिस्तान को कंट्रोल में रखता है। और पाकिस्तान की वजह से वो ईरान, अफगानिस्तान, इराक, ये सारी जगह पे कंट्रोल बना के रखता है, इवन इंडिया चाइना पे भी, इसलिए वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ पाता है। तो ये पाकिस्तान को बचाने का इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि हमने तो कभी भी हाँ नहीं बोला, क्योंकि हमारे लिए हमारी सॉवरेंटी सबसे बड़ी ज्यादा है, हमारा सारा बहुमत वो सबसे बड़ा है कि भाई हम किसी भी कीमत में अपनी लिबर्टी को कम नहीं करेंगे। आप समझो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए यूएसए की आर्मी पाकिस्तान के अंदर विदाउट एनी इंफॉर्मेशन उतर जाती है, पाकिस्तान को पता नहीं चलता, इंडिया कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर पहली बात तो इंडिया में से टेररिस्ट रहते नहीं, अगर रहते और वो इंडिया कहती पहले हमें इन्फॉर्म कीजिए, हमारी आर्मी जाएगी, हम मिलकर करेंगे, वो पाकिस्तान के सामने कुछ नहीं बोल पाया। तो हम ये उनका एक अलग इशू चलता रहता है। थोड़ा फटाफट देख लेते हैं चीजों को। अब देखो ये एक वॉर और हुआ था 1971 में, इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था। अब ये देखिएगा हम वापस हमने कहा गलती की, ये देखिएगा हम वॉर को जीते हैं, लेकिन अब देखो वॉर मैं थोड़ा समझाता हूं। ये रहा अगेन कुत्ते के सेफ वाला पाकिस्तान, ठीक है। और ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान माना जाता था बिफोर 1971। 1971 से पहले इसको हम मानते थे कि भाई ये क्या है, ईस्ट पाकिस्तान, क्या है, ईस्ट पाकिस्तान, ओके। अब ये ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तान की फितरत रही है कि दूसरों को हमेशा शोषण किया जाए, वो यहां से रिसोर्सेज का शोषण कर रहा था, वहां के लोगों को कोई हक नहीं दे रहा था। तो वहां के लोग हैं जो पाकिस्तान से अलग होके एक अलग कंट्री बनाना चाहते थे, ओके। अब इंडिया डेफिनेटली, इंडिया ने, क्योंकि इन्होंने इंडिया से गुहार लगाई कि हमको हेल्प कीजिए, और इंडिया ने सोचा कि ठीक है अगर कोई किसी का शोषण करे, शोषण मतलब मैं अब बताऊंगा तो आप शॉक होंगे। ये डॉक्यूमेंट है, ये मेरा कोई खुद के वर्ड नहीं है, आप जाओ तो गूगल करके देख लो। 2 लाख महिलाओं का रेप किया गया है इन बांग्लादेश थ्रू द पाकिस्तानी आर्मी, ये मेरा कोई वर्ड नहीं है, आप गूगल करके देख लो। उन्होंने रेप किए हैं, पूरे कॉन्सेंट्रेशन कैंप चला है, मतलब फीमेल को रखा हुआ है, लेडीज को रखा हुआ है, दिन रात उनके ऊपर रेप हो रहा है, और जो लोग मिले उनको वो गंदी तरीके से मार रहे हैं। और मैं हैरान हूं, आप समझिए ये बांग्लादेश बना, ठीक है, आज का जो बांग्लादेश है उन्होंने वो पाकिस्तान से अलग हुआ है, ठीक है, और वो ऐसे पाकिस्तान से अलग हुए कि जो पाकिस्तान के, मतलब ये इनको रजाकर बोलते थे, रजाकर बोलते थे। रजाकर का मतलब ये ऐसे पाकिस्तानी आर्मी के लोग जो यहाँ पे आके उनके माँ बहनों का रेप करते थे, वैसे रजाकर, वो इतने इनको बोला हुआ है पाकिस्तानी वैसे है। आज के टाइम में बांग्लादेश में जाओ तो पाकिस्तान हमारा भाई है, अरे ये तुम्हारा भाई है जो तुम्हारी कहीं ना कहीं पास्ट में तुम्हारी दादी या नानी का रेप किया होगा, या तुम्हारे किसी ना किसी रिलेटिव का, या तुम्हारे तुम्हारे कंट्री के किसी लोगों का रेप किया होगा, उन्होंने मास रेप किया है, तुम उसको तुम्हारा भाई बता रहे हो।
और वो आज की डेट में बांग्लादेश इंडिया को हेट कर रहा है। ये हमारी गलती कहां हुई बताता हूँ मैं आगे। हम कहाँ पीछे छूट गए, और आज भी हमें उस पर काम करने की जरूरत है। वरना होगा यही कि नेकी कर दरिया में डाल, हम सबकी सबका भला करेंगे और लास्ट में सुनने को यही मिलेगा हम दुश्मन है। अब बांग्लादेश में आज जाओ तो अगेन हिंदू नैरेटिव बना हुआ है, एंटी इंडिया नैरेटिव बना हुआ है। आप समझो जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल का मैच था 2023 में समथिंग, और हम हार गए, तो भाई साहब सेलिब्रेशन बांग्लादेश ने किया। अरे तुम्हारा क्या जा रहा था भाई, तुमसे तो हमारे कोई दुश्मन ही नहीं है। समझ में आ रहा है ये। अभी T20 वर्ल्ड कप हम जीत गए साउथ अफ्रीका के सामने। मैं क्रिकेट को बीच में लाने समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बांग्लादेश के लोगों का मुंह उतर गया कि भाई अरे अफ्रीका जीत जाते उनको चलता, पर इंडिया नहीं जीतनी चाहिए थी। ये नैरेटिव कैसे बना, हम इसमें कैसे पीछे हो गए, हम उसके बारे में समझना है। लेकिन मैं समझा रहा हूं कि हमने पाकिस्तान की आर्मी को वहां पे हराया 1971 वॉर में, और ना ही हराया, 93,000 सोल्जर ऑफ पाकिस्तान ने सरेंडर किया। और उस समय चीजें आसान नहीं थी। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे, हमें उनको सल्यूट करना चाहिए कि उस समय चीजें इतनी खराब हो गई थी कि यूएसए फुल सपोर्ट में खड़ा था पाकिस्तान के। यूएसए का नेवल बेस इवन इंडिया के बे ऑफ बंगाल में आ चुका था, और हमको सरेंडर करना हो जाए वैसी कंडीशन हो गई थी। लेकिन उस समय के जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत ही बड़ा स्मार्ट मूव किया। उनको पता था कि यूएसए को इस दुनिया में उस टाइम पे अगर कोई रोक सकता था तो वो था सिर्फ रशिया, यूएसएसआर कोई नहीं। हमने यूएसएसआर रशिया के साथ एक 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया कि भाई कोई भी इंडिया पे अटैक करेगा ऐसे बाहर का, तो रशिया पे अटैक मर जाएगा, रशिया आके सपोर्ट करेगा। फिर वो यूएसए का नेवल बेस आया, लेकिन किया कुछ नहीं, रुक गया, क्योंकि उसको पता रशिया से पंगा नहीं ले सकते। अगर उस समय रशिया का सपोर्ट नहीं मिला होता तो हम डेफिनेटली 1971 का वॉर हम हार चुके होते। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, पाकिस्तान के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 1971 का वॉर वो जीत गए थे। अब एक गधो, अगर वो मतलब तुम जीत गए हो तो वो वॉर, तो तुमने बांग्लादेश को ऐसे आजादी दे दी होती, तुम्हारे 93,000 लोगों ने ऐसे ही सरेंडर कर दिया होता। तुम लोग सुनाते रहते हो हमने अभिनंदन को कॉफी पिलाई कॉफी पिलाई, तो तुम्हारे 93,000 गधों को हमने खाना खिलाया 3 साल तक, पूरा दिन रात। हमने कभी नहीं खिलाया कि हमने तुम्हारे गधों को खाना खिलाया है। सॉरी, मुझे सोल्जर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर ये जो फालतू बातें करते तब निकल जाता है। मैं सोल्जर मार्टियर जो शहीद है मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने देश के लड़ रहे हैं ना यार, मुझसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर ये मैं अगेन, मेरा देश सबसे ऊपर है भाई। तुम मेरे देश के सामने आओगे तो बाकी तेल लेने का तुम कौन से हो क्या हो। इतना भी अच्छा नहीं बनना होता, इतना भी शरीफ नहीं बनना होता। बड़ी क्लियर सी बात है यार, जहां पे आपको दंड देना होता है वहां पे दंड देना होता है, जहां पे आपको लड़ना होता है वहां पे लड़ना होता है। तो वहां बर्फ होते ही नहीं, फिर कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते ही नहीं कि भाई लड़, यही बोलते कि चल बैठ जा पाए वापस आ जा। सही बात है, किसी को नहीं मरना चाहिए, लड़ना जहां जरूरत है वहां लड़ना पड़ता है। ये तो ऑलमोस्ट इसके इसके ऊपर बुक बनी हुई है, वहां के लोगों ने बुक बनाई हुई है कि वहां पे कितनी गंदी तरीके से उम्र नहीं देखी गई, छोटी बच्ची है बड़ी बच्ची है बुजुर्ग है, कुछ नहीं देखा गया। अबे बांग्लादेश वालों, कौन सा गांजा फूकते हो, थोड़ा सा हिस्ट्री उठा के देख लिया करो कि कैसे तुम लोगों की माँ बहन के ऊपर रेप किया गया है। अरे मतलब इंसान लड़ जाए, शक्ल ना देखे जिंदगी में दूसरी बार उसकी, तुम उसको उसकी गोदी में जाकर बैठे हो, पाकिस्तान की गोदी में जाके। हाँ ठीक है, पर ठीक है, ये अगेन हमने हमने नैरेटिव सही से नहीं एक्सप्लेन किया, कहीं ना कहीं गलती हमारी है। ये मैं कहता हूँ, मतलब मैं अगर दुनिया में मुझसे कोई पूछे कि आपकी फेवरेट पिक्चर कौन सी है भाई साहब, मैं कहूंगा मुझे दुनिया में कोई भी मुझे फेवरेट पिक्चर नहीं, सबसे फेवरेट पिक्चर मेरी ये है जहां पे पाकिस्तान के गधे सरेंडर कर रहे हैं। अगेन मैं कह रहा हूं कि मैं हर सोल्जर की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मेरे देश के आगे क्यों लड़ना है भाई, तुम गधे हो। जो भी मेरे सामने के सामने जाएगा गधा है, जिसको बुरा लगना है लगे तेल लेना जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा देश सबसे पहले, मेरे देश की आर्मी सबसे पहले, सीधी सी बात है यार। तो ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, 90 सरेंडर कर रहे हैं ये साले, ठीक है बोल दिया, कोई बात भी बोल दिया साले, ये सरेंडर कर रहे हैं, और फिर भी हमने इंडिया को इतनी बॉल हल्लाया है। अबे गधो, जाके हिस्ट्री तो पढ़ लो पहले। ठीक है, ये इंदिरा गांधी आयरन लेडी ऑफ इंडिया,
हमें देखिए, इनके ऊपर इमरजेंसी का आप ब्लेम लगा सकते हो, वो उनको आप कुछ भी खरी खोटी सुना सकते हो इनके बारे में। मैं उस पर अभी, वो टॉपिक मेरा है नहीं तो मैं उस पर जाना नहीं चाहता। पर जिस हिसाब से पाकिस्तान से लड़े हैं, वी हैव टू रिस्पेक्ट हर, वी हैव टू सैल्यूट हर। कोई डाउट नहीं है यार, कोई डाउट नहीं है। इतना प्रेशर पाकिस्तान का सपोर्ट देने के लिए कौन कौन सी कंट्री थी, मैं ये आपको थोड़ा पिक्चर ज्यादा क्लियर कर, ये नेवल बेस यूएसए का आ चुका था। लेकिन देखो, हमको समझना पड़ेगा कि एक तरफ इंडिया था, यूएसएसआर था, और बांग्लादेश जो आज बन चुका है, ये गधे जो हमारी कहते हैं ना, वो कभी कभार नलायक बेटा बनता है, वो ऐसा बेटा जो भूल जाता है कि बाप ने उसके लिए जिंदगी में क्या किया था, ऐसा नलायक बेटा ये। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो एक तरफ ये लोग थे, और उसके सामने देखो कौन कौन थे। पाकिस्तान तो खुद था ही, यूनाइटेड स्टेट्स था, चाइना था, जॉर्डन, सऊदी अरब, लीबिया, यूएई, टर्की, इंडोनेशिया, सब जगह पे वो इस्लामिक एक कंट्री है, वो साथ में आ जाए, वैसा एक सिनारियो रखा हुआ था। और दूसरा यहाँ पे श्रीलंका भी, ईरान भी, ये सब यूनाइटेड किंगडम, देखो कितने सारे कंट्री एक तरफ से, वो सबका नाम लूजर्स में है। ये कितनी बड़ी बात है इंडिया के लिए यार, इट्स अ टू मच बिग थिंग। और उसके सामने सिर्फ इंडिया का साथ, ये तो क्या, ये तो गलत उसमें पैदा भी नहीं होता, ये तो नमक हराम। ये इंडिया और यूएसएसआर, ये इनका, और यूएसएसआर ने भी हमको सपोर्ट किया कि भाई तू लड़, तेरा भाई बैठा है, कौन बीच में आ रहा है, मैं दिखता हूं। वो वैसे सपोर्ट किया है, और वैसे सपोर्ट की हमको जरूरत थी। बाकी इंडिया अकेले लड़ने के लिए काफी है, ठीक है। देखो, ये लिया मैप मैंने ये इंडिया का, अगर कहीं मैप उठाओ ना, तो ये मैप उठाओ, ये इंडिया का, ये कश्मीर पूरा दिखना चाहिए, ये हमारा है, पूरा हमारा, ठीक है। तो ये थोड़ा चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए थी, इससे डिस्कस की। 1971 के वॉर में हमने बड़े गंदे तरीके से उनको हराया। और डेफिनेटली मैं, बांग्लादेश के सामने हमारा क्या इश्यू पता है, आज के तारीख में बांग्लादेश हमको सपोर्ट क्यों नहीं करता पता है? देखो, आज का टाइम है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। अब आप कहोगे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या है? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मतलब, देखो, सोशल मीडिया में आप जो चाहे नैरेटिव बना सकते हो। उन्होंने ऐसा मैसेज, ऐसा नैरेटिव एक्सप्रेस किया है बांग्लादेश के लोगों के सामने कि इंडिया आपका दुश्मन है, इंडिया के लोग आपके दुश्मन है, इंडिया की गवर्नमेंट आपके दुश्मन है, और ये सब आपके दुश्मन है, इसलिए आप उनसे दूर रहिए। वहां पे हिंदू है, यहाँ पे इस्लाम लोग हैं, इस्लाम रिलीजन, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें बता रहे हैं जो मैं खोल के यहाँ पे बताना नहीं चाहता, इतनी वो चीजें वो डिस्कस है। और इस वजह से वो पूरा एंटी इंडिया बन चुके हैं, वरना इनकी औकात नहीं थी भाई, ठीक है। और ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे है, ठीक है। एक मिनट, मैं बताता हूँ, थोड़ा बहुत बात बात निकली है तो बताता हूँ। ये कल के पैदा हुए पिद्दी। हाँ, ये हो, यहाँ से देखोगे ना आप, तो यहाँ से हमारा नॉर्थ ईस्ट का पूरा पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, जैसे ये पार्ट का, जिसे हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो ये क्या बोलते हैं पता है, कि अगर इंडिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हो जाता है, तो हम यहाँ से इंडिया को, इस ये वाले पार्ट को कट कर देंगे, और ये पूरा पार्ट इंडिया का ले लेंगे। अरे भाई साहब, अच्छा हुआ आपने बता दिया, आपके इरादे पता चल गए हमको। वो न्यूक्लियर बॉम्ब है इनके पास, इसलिए वो इतना फूक रहा है, इतना कुदक रहा है। तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं भाई, हवा में निकल जाओगे पता भी नहीं चलेगा। पर ठीक है, हमको पता चले कौन दोस्त कौन दुश्मन, पता चलता है इसी टाइम में, पता चलता है। वो कहते हैं ना, जब आप तकलीफ में होते हैं तभी सच्चे दोस्त का और सच्चे रिश्तेदार का पता चलता है। यहाँ पे यही चीज हुई है। हमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे निकलना पड़ेगा। इवन इंडिया इस ऑपरेशन सिंदूर करके हम बहुत आगे रहे हैं, लेकिन पूरे वेस्ट में उन्होंने ऐसा नैरेटिव एक्सप्लेन किया है कि जैसे इंडिया को बहुत बुरी तरीके से हार हुई हो, इंडिया की गलती थी इसमें कि उन्होंने पाकिस्तान के सामने अटैक कर दिया, इंडिया की गलती थी कि पहलगाम पे जो अटैक हुआ वहां पे भी इंडिया ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, वरना पाकिस्तान रेडी था। ऐसा एक नैरेटिव वहां पे चला। वो कैसे चला? देखो, सोशल मीडिया के टाइम पे आप कितनी बड़ी न्यूज चैनल आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे आपको कैसे शो किया जाता है, सोशल मीडिया कैसे शो करता है, वहां पे डेफिनेटली हम पीछे रह चुके हैं। एक्सेप्ट करना होगा, हम पाकिस्तान नहीं है भाई, फालतू की हवा में नहीं रहते। हम एक्सेप्ट करते हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन के अंदर जिस तरीके से हमें जो आगे जाना चाहिए, तो हम आगे नहीं जा पाए हैं। हमें बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। हमको किसी कंट्री को अगर हमने बनाया है, तो उसको याद दिलाना पड़ेगा कि भाई तुमको बनाने वाला मैं था, ऐसा नहीं उसका एहसान जताना है। पर वो गधा कभी हमारे अगेंस्ट जाने से पहले सोचे कि भाई तुम जिसके पास वापस जा रहे हो, खास करके बांग्लादेश,
उसी ने तुमको लूटा था, उसी ने तुम्हारी माँ बहनों को रेप किया था, उसको याद दिलाना पड़ता है। वो नहीं दिलाए इसलिए आज ये हालत है कि वो उल्टा हमसे नफरत पाले हुए हैं। आप अगर जाओगे, पाकिस्तान से प्यार है उनको, भारत से नफरत है, बांग्लादेशी लोगों की ये हालत है। ठीक है। मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर आप अच्छे से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सही से यूज करें तो क्या हो सकता है। अफगानिस्तान में एक एक वक्त था कि हमारा एम्बेसी को वो उड़ा देते थे, इंडिया के लोगों को वहां पे रहने नहीं देते, इवन इंडिया के लोग वहां पे डेवलपमेंट करने के लिए जा रहे थे। हमने अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है, हमने वहां पे रनवे बनाए हैं, वहां पे मतलब इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम किया है। और धीरे 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 अफगानिस्तान जो पहले पाकिस्तान के फुल सपोर्ट में खड़ा होता था, इवन तालिबान जो पाकिस्तान के फुल सपोर्ट में खड़ा होता था, आज आप अफगानिस्तान चले जाओ, अगर आप बोल दो सिर्फ मुंह से कि आप इंडिया के हो, वो आपसे एक रुपया नहीं लेंगे, बैठाएंगे आपको, आपसे मतलब बहुत प्यार भरी बातें करेंगे, आपसे प्यार भरा व्यवहार करेंगे, एक पैसा नहीं लेंगे आपसे। वो जानते हैं कि इंडिया ने कितना अच्छा उनके लिए किया है, यहाँ पे हमने जीत हासिल की। हम मैं ये नहीं कहूँ हमको उनको जताना है, लेकिन बताना तो पड़ेगा कि पाकिस्तान आपका दुश्मन बन रहा है, हम नहीं बन रहे। ये चीजें करनी जरूरी थी, और इसलिए जो हमने जो वर्क किया, इस पहले ये हालत थी कि इंडिया के जो एम्बेसी उड़ा देते थे, लेकिन अब वो बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं हम ये चीज अगर बांग्लादेश के साथ भी ध्यान रखते तो आज ये शायद इतनी चीजें ज्यादा खराब नहीं होती। हमने वहां पे पावर प्रोजेक्ट बनाए हैं, रोड ट्रांसपोर्ट किए हैं, हमने वहां पे हाईवेज बनाए हैं, डैम बनाए हैं, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए हैं, और वो सब चीजें वो समझ रहे हैं कि उनके डेवलपमेंट के लिए हैं। ठीक है। हमारा इंडिया पाकिस्तान के साथ जब भी वॉर होता है तो हम एक ट्रीटी करते हैं, हमने उनके साथ शिमला एग्रीमेंट किया था। शिमला एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि अभी जो एलओसी आपने देखा था, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया और पाकिस्तान वहीं पे उनकी आर्मी रहेगी, एक दूसरे की पीस को रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे के सामने नहीं को दूसरे की सॉवरेंटी को रिस्पेक्ट करेंगे। और हमने फिर उनके सामने जो 90,000 3,000 जो हमारे थे, उनके उनके सोल्जर्स हमको वापस कर दिए। ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है। अब ये आदत से मजबूर है, 1972 में तो ये हो गया, लेकिन इनको प्रॉब्लम है इंडिया से, इंडिया शांति से रहे, इनसे देखा नहीं जाता। तो फिर कारगिल वॉर हुआ 1999 में। ये इतने ऐसे फालतू थे कि अपने सोल्जर मर गए तो सोल्जर को छोड़ के चले जाते थे। लेकिन हम ठहरे यार इंडियन लोग, हमने क्या किया, उनके सोल्जर को भी हमने इस तरीके से रिस्पेक्टफुल हमने, क्योंकि हम मानते शहीद है ना, तो हमने वो रिस्पेक्टफुल हमने उनको उनके जो रीति रिवाज से उस हिसाब से विदा किया हमको। ठीक है। वो छोड़ के चले गए, हम वो भी हम जीते, और फिर भी अगेन उनकी बुक में फालतू चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है। हमें याद रखना होगा, इसराइल ने इस वॉर में हमको हेल्प की थी, यूएसए ने हमको हेल्प करने से मना कर दी थी, इसराइल ने हमको हेल्प किया था। कि बहुत सारे चुन्नू मुन्नू आजकल के फुद्दू लोग आ जाते हैं, इसराइल के अगेंस्ट खड़े हो जाओ, इसराइल ने गाजा में ये किया है। अरे भाई साहब, इसराइल नहीं बोले तो हमारे पता नहीं कितने सोल्जर तब मर जाते ना, और ना जाने कभी अभी कितने मर जाते। सपोर्ट में खड़ा है, वो आपके साथ खड़ा है यार, उसको मत बुला करो। ये हर जगह पे पीपुड़ नहीं बजानी होती है क्या? ये अरे तुमको पता क्या है वहां का इशू क्या है? वहां पे वो कितने, हर बार वो इसराइल जब भी शांति का प्रयास करता है, हर बार हमास उन पर तो अटैक कर देता है। आप हिस्ट्री पढ़ो यार, वो नहीं दिखता आपको, तब जाके उसने सामने से अटैक किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय के देश के प्राइम मिनिस्टर, अगेन वो पीछे नहीं हटे, और डेफिनेटली कारगिल वॉर का जो विजय मतलब हमने हासिल की, उनका श्रेय भी इनको जरूर जाता है, देश की आर्मी को तो जाता ही है। अब देखो पाकिस्तान को पता लगा कि इंडिया के सामने वॉर में तो जीता नहीं जा सकता, उनकी औकात है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में टेररिज्म फैलाना शुरू किया। हमको पता होगा 2008 में जो ताज होटल पे हमला हुआ था, वो हमें पता होगा 26/11, हम उसके तरह याद करते हैं उसको। और मुझे बड़ा दुख लगता है जब भी हम 2008 या मुंबई अटैक की बात करते हैं तो सबको कसाब का नाम याद रहता है। और देखो ये नैरेटिव है हमको, जबकि नाम बाकी चाहे किसी का भूल जाए, वैसे तो याद तो हमें सही तुकाराम जी का नाम याद होना चाहिए। तुकाराम हमले क्यों? क्योंकि तुकाराम जी थे जिन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ा था, कसाब गोलियां मार रहा था फिर भी जिंदा पकड़ा था। अच्छा, उसको भी उड़ा ही देना चाहिए था, हमको क्यों वो जिंदा चाहिए था? हमको मिनिमम एक टेररिस्ट जिंदा चाहिए था, ताकि पता चला कि अटैक किसने करवाया। और वो जिंदा पकड़ा गया इसलिए पता चला कि पाकिस्तान ने अटैक करवाया, लेकिन तब भी हम पाकिस्तान को हम ये कह रहे हैं, अरे देखिए ये आपके यहाँ से टेररिस्ट लोग अटैक कर रहे हैं,
और हम आपको प्रूफ दे रहे हैं, पाकिस्तान ने प्रूफ ले लिया, पाकिस्तान ने प्रूफ को डिनाई कर दिया। हमने ये प्रूफ दिया अमेरिका को, अमेरिका ठीक है देखते हैं क्या कर सकता है, दोनों में से कुछ नहीं किया। अरे वो क्यों करेगा भाई, तुम्हारे खुद के घर का मैटर है। पाकिस्तान क्यों तुमको सपोर्ट करने आएगा, वहां के टेररिस्ट ये कर रहे हैं, वो तो खुश है। इंडिया का जितना भी डाउन हो, चाहे पाकिस्तान गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो के ना, वो क्यों बीच में आएगी यार। तुमको लग रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट बीच में उड़ा, उनको अटैक करो उनके ऊपर। हम ये उनको ये चिट्ठियां विठिया लिख के नहीं भेज सकते हैं कभी करो, अगर वो एक्शन नहीं ले रहे तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये उस समय ये दिग्विजय सिंह लीडर है किसी पार्टी के, वो एक बुक थी आरएसएस की साजिश 2611, आरएसएस की साजिश। तुम ये बोल के पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो कि भाई तुम्हारी कोई गलती थी नहीं, ये तो हमारे देश के अंदर के लोग थे जिन्होंने अटैक करवाया। ये तो कसाब जिंदा पकड़ा गया तो पता चला कि पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वरना ये कब का डिक्लेयर कर चुके होते कि यहाँ के हिंदुओं का रोल था भाई, आरएसएस का रोल था। इसलिए इनकी जो कुर्बानी है वो सबसे बड़ी है कि सच सामने आया, वरना सच सामने नहीं आता। और ये सच सामने आया फिर भी ये लोग ऐसे इस बुक को प्रमोशन में जा रहे थे। ये 2010 की बात है, 2010 में, तो यहाँ पे डेट लिखा होगी, आपको दिखा होगा एक मिनट। ये बहुत सारे, ये 2010 में ये बुक ये उन्होंने लॉन्च की थी, ये बुक लॉन्च में गए थे। अरे भाई साहब, कोई बुक लिख रहा है, आप लॉन्च में चले गए। आरएसएस से आपकी नफरत समझ में आ सकती है भाई, पॉलिटिकल चीजें हैं, कुछ भी करो, आई डोंट केयर। पाकिस्तान को क्लीन चिट कैसे दे सकते हो टेररिस्ट एक्टिविटी में, ये तो ना करें कम से कम। पॉलिटिक्स का लेवल इतनी हद तक, घटिया लेवल तक मत लेके जाओ भाई, ठीक है। इवन ये सारी चीजें हो रही थी उस समय मनमोहन सिंह जी, मैं अब तक कुछ जानकर लोग कहते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा ब्लंडर अगर इंडिया ने कभी किया हो तो यहां पे किया। 2009 में हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, वो इजिप्ट में थे, उन्होंने ये बोले इंडिया इज इंटरफेयरिंग इन पाकिस्तान बलोचिस्तान। पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान है वो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, और वो भाई साहब पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करके आगे मनमोहन सिंह जी कि हम इंटरफेयर कर रहे हैं। भाई साहब ये नहीं करना था, ये मैं नहीं कर रहा हूं, जो जानकार लोग ये कह रहे थे। पाकिस्तान इतना बड़ा टेररिज्म एक्टिविटी इंडिया पर अटैक का कभी एक्सेप्ट किया कि हम करा रहे हैं, दुनिया को पता है फिर भी, और हम जाके कह रहे हैं हाँ हमारा इंटरफेयर है। उसका नाम लेके आज तक हमको कोसता है कि भाई देखो देखो, आप टेररिस्ट को आप सपोर्ट करते हो, ये करते हो, हमारे इंटरनेशनल मैटर बीच में आते हो, ठीक है। ये सेपरेटिस्ट लीडर है। देखो, जब भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को समझना होगा तो हमें एक चीज और भी समझनी होगी, जम्मू कश्मीर के कुछ लीडर जम्मू कश्मीर को एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, और उसमें से यासिन, इसका नाम क्या, आई थिंक बेटा, हाँ यासिन मलिक इनका नाम, ये यासिन मलिक, दूसरे भी हैं, ये सब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर अलग कंट्री बन जाए। इनके ऊपर क्या, इसके ऊपर ये आरोप था कि आरोप क्या, प्रूफ है, इसको सजा मिल चुकी है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, ठीक है। हमारे जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर हैं उनको मार देने का इनके ऊपर आरोप नहीं है, ये प्रूफ हो चुका है, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल चुका है। और ये हर बार ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर अलग सेपरेट कंट्री बने, इसलिए वहां के जो पत्थर फेंकने की, स्टोन पेल्टिंग की एक्टिविटी थी, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने का बहुत बड़ा रोल था, और उसका आर्टिकल 370 की वजह से इनको स्पेशल स्टेटस मिलता था। आर्टिकल 370 के बारे में ज्यादा बताऊंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, वैसे भी लंबा हो चुका है तो वो नहीं बता रहा, पर ये इसका बड़ा बेनिफिट उठाते थे। और जरूरत देखो, और ऐसे लीडर को हमें है ना, बड़ा स्टैंड हमारा क्लियर होना चाहिए। ये टेररिस्ट है, इनके साथ से बैठ रहा है, और यहाँ पे देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ रहा है, मिल रहा है। हम ऐसे लोगों के साथ कैसे मिल सकते हैं जिसके ऊपर ये, मतलब ये आरोप था उस टाइम पे कि ये इसने हमारे इंडिया के सोल्जर्स को, हमारे आर्मी जो हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर उनको मारा था, उनके साथ एक देश का प्राइम मिनिस्टर हाथ मिला, बड़ा दुख की बात होती है। डेफिनेटली हमें चाहते हैं कि शांति बनी रहे जम्मू कश्मीर में, लेकिन आप ये मैसेज तो कन्वे करो कि ऐसे लोगों के साथ मिलकर तो शांति में बिल्कुल नहीं करूंगा, किसी और को भेजो। ये हमें मैसेज कन्वे करना होगा जो देश के टेररिस्ट के साथ बैठा है, ठीक है। यही है यासिन मलिक, ओके। फिर 2019 में इसको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर दिया गया। जैसे आर्टिकल 370 रिमूव करने की बात चली, पहले बोलो इसको उठाओ, ये रहेगा तो वापस जम्मू कश्मीर दंगे भड़काएगा, तो इसलिए पहले इसको उठा लिया। और आर्टिकल 370 हटाना जरूरी था। देखो, उसके अलावा भी उरी में
अटैक किया गया 2016 में, ठीक है, पुलवामा अटैक किया, ये अपनी हर चीजें बार बार करता रहता है, उसमें से वो बाज नहीं आता है। और फिर लास्ट में जब पहलगाम अटैक किया, एक आर्टिकल 370 में बता चुके हैं, जब पुलवामा अटैक किया तो फिर हमने भी ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने बहुत सारे उनकी जगह थे वहां पे अटैक किया, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि इंडिया ने अटैक किया है। हमने उनके जो एयर बेस थे 11 एयरबस उनको उड़ाया है, उनकी कुछ 25% 20% जितनी कुछ इनकी उनकी जो एयरफोर्स की जो सारी इक्विपमेंट है उसको उड़ा दिया गया। फिर भी हवा में उड़ते हुए बात अलग है, उनके पास कोई प्रूफ है नहीं कि हमारे 6 रफाल उड़ा दिए है, लेकिन प्रूफ है नहीं, वो एक डिल्यूजन में जीते हैं। उनको आदत है भाई, हैप्पी देखो, हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे आगे है, क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब होता है आप कितने खुश हो। अब जो कंट्री के लोग फालतू की इंफॉर्मेशन सुन के, झूठी इंफॉर्मेशन सुन के खुश हो सकते हैं, तो वो हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे आगे रह सकते हैं, उसमें कोई है नहीं। बड़ा देखो, कबीर जी आई थिंक कह के गए, कबीर या रहे कोई, तो किसी ने महान इंसान ने कहा था कि भाई आप अगर नॉलेजेबल हो तो आप दुखी हो, अगर आप बेवकूफ हो ज्यादा आपको दुखी नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो ये बेवकूफ है, इससे ज्यादा दुखी है नहीं, ठीक है। हमको एक चीज और समझनी पड़ेगी, तुर्की तुर्की जो है उन्होंने पाकिस्तान को खुल के एवरी टाइम कश्मीर के इश्यू पे सपोर्ट किया है। आमिर खान के ऊपर भी लोग गुस्सा है अभी, क्योंकि वहां की जो फर्स्ट लेडी है तुर्की की, वहां से कुछ साल पहले वो आमिर खान मिलने गए थे। और सबसे गंदी बात, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ना पहलगाम अटैक के टाइम, ये पहलगाम अटैक के टाइम उन्होंने कभी भी कुछ नहीं बोला। जब अपनी मूवी आने वाली थी उससे 4-5 घंटे पहले उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोला। जनता को तुमने बेवकूफ समझ के रखा है क्या? ये सारे बॉलीवुड वाले जितने हैं, सबकी भी आज आ गई, सब कितने कितने में सब सब बाहर आ गया। एक मतलब सिलेक्टेड लोगों ने बोला है, बाकी सब चुप बैठे थे। इवन जो क्रिकेटर है, होगा किसी के लिए अभी थाला महान, मेरे लिए तो नहीं है। जो पहले हम अटक पे ना बोल पाए, अपने सिंदूर पे ना बोल पाए, तेल लेने गया सब थाला। मैं अभी बोल नहीं सकता ज्यादा कुछ, ये यूट्यूब पे जाएगा, वरना फालतू की चीजें यार। आप देश के सामने, जब आप आर्मी जनरल बने बैठे हो, देश के वक्त आता है तब आपके मुंह से चू नहीं निकलता। मर मिटो यार, फालतू, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुमसे अच्छे छोटे यूट्यूबर है यार, छोटे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, खोल के बोलते हैं तुम्हारे पास इतना पैसा पड़ा है। अरे भाई साहब, वहां से 2-4 चवन्नियां नहीं आएगी तो क्या फर्क पड़ेगा तुमको, वहां की इतना पिक्चर चलानी है इनको। ये टर्की का प्रेसिडेंट है, ये पाकिस्तान के कोई तो फालतू इंसान है पाकिस्तान का, जो देश को इल्यूजन में रखता है, ठीक है। अब हमने देखो, मैं ये कुछ चीजें याद देना चाहता हूँ। आज से 2 साल पहले, आई थिंक 2023 में टर्की में अर्थक्वेक आया था। टर्की को हेल्प करने वाला पूरे दुनिया में कह रहा हूं, सबसे पहले उसको हेल्प करने वाला अगर कोई देश था तो वो इंडिया था। हमने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था, ऑपरेशन दोस्त लॉन्च के थ्रू हमने उनको बहुत सारी जो चीज है, नीडफुल थिंग्स है, वो पहुंचाई थी। उसने भी हमारी दोस्ती अच्छी निभाई। जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ तो जैसे हमने यहाँ पे उनको जीवन जरूरत की सारे फूड पैकेट्स भेजे थे, हमने मेडिसिन की चीजें भेजी थी, उन्होंने ड्रोन भेजे थे पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए कि आप इंडिया पे अटैक करो। ये अच्छी अच्छी दोस्ती उन्होंने निभाई है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि इंडिया अब जाग चुका है। इंडिया को जितनी टूरिज्म इंडस्ट्री पे उनको जितना वार किया जा सकता था, हम वो इंडिया के लोग कर रहे हैं। देखो, ये मानना पड़ेगा, मैं इंडिया के लोगों की जितने अवेयरनेस आ रही है मैं सैल्यूट कर रहा हूँ उसको। इवन देखो, आप समझिए, रशिया और यूक्रेन के वॉर के टाइम तुर्की ने यूक्रेन को हेल्प की थी, और यूक्रेन ने वही चीजें अटैक रशिया पे की थी, लेकिन रशिया के लोग फिर भी तुर्की के अगेंस्ट नहीं गए थे। मैं मेरे इंडियन लोगों को बड़ा सैल्यूट करना चाहता हूँ कि वाह इंडियंस, वाह, आप लोग हर बार देशभक्ति बहुत अच्छे से प्रूव करते हो। इन बॉलीवुड लोगों का तो कुछ नहीं है, कचरे हैं आपके सामने, आप इतने महान हो। मैंने पढ़ा था वो 800 लोगों का जैन धर्म के लोगों का ग्रुप था, उन्होंने पूरे 800 लोगों ने टर्की का एक पूरा टूर कैंसिल कर दिया। वाह, सैल्यूट है, देशभक्त कम्युनिटी है वो, डेफिनेटली। तो ये होता है कि देशभक्ति दिखाने के टाइम दिखाओ, जज्बा दिखाओ। फिर वो कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना है नहीं, क्यों लेना देना नहीं है? हम मतलब हम तुमको इनकम दिलवाए, उसी इनकम से तुम ड्रोन लेके पाकिस्तान को दो और वो हम पे अटैक करे। इतने तो बेवकूफ हम अब नहीं रहे भाई, इस जमाने में तो नहीं रहे हम, ठीक है। ये हमको प्रूफ मिले भाई, ये जो ड्रोन है उसमें प्रूफ मिला है कि ये वहां के तुर्की बोले तो सही कि हमारे नहीं है। हम बिना प्रूफ वाले बात नहीं करते, तभी हम इंडिया, हम पाकिस्तान नहीं है। और हम हमारे पास भी स्मार्टनेस है भाई। तुर्की बोले तुम ज्यादा चौपड़ चपड़ मत करना, तुम्हारा और ग्रीस का कितना अच्छा रिलेशन है हमको पता है। तुर्की और ग्रीस का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि तुर्की है ना, यहाँ पे जो वाटर बॉडी है
उस पर अपना डोमिनेंस जमाना चाहता है। ग्रीस कहता है कि इतना डोमिनेंस ये जमाएगा तो मेरे मेरे से बिजनेस कैसे होगा। तो ये ग्रीस कब से इंडिया से मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ब्रह्मोस ले ले। अगर ये ब्रह्मोस ले लेगा तो यहाँ से बैठा बैठा वो यहाँ पे चाहे अंकारा में या फिर ये इस्तांबुल में कहीं भी अटैक कर सकता है। तो टर्की थोड़ा शांत रहेगा। टर्की को बोलो देखो भाई शांत रहा करो, हमको भी आता है कि कैसे किसी के इंटरनल मैटर में बीच में आ जा सकता है। तो इंडिया इतना, अब देखो ये बेवकूफ नहीं रहे हम, पुराने वाला इंडिया नहीं है भाई साहब, घर में घुस के मारता है। हमको पता है, हम भी पॉलिटिक्स खेलना जानते हैं भाई, ठीक है। और थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक ये आज का फटाफट देख लेते हैं। देखो ये आपको दिख जाएगा, पाकिस्तान में एक है खैबर पख्तून, पंजाब, सिंध एंड बलोचिस्तान। इसमें बलोचिस्तान और सिंध बड़ा वेट कर रहे हैं कि भाई साहब जब मौका मिले इस ये जो पाकिस्तान है उससे अलग बन जाए, ठीक है। और बलोचिस्तान ने तो कहीं हद तक अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर भी कर दिया गया है। हालांकि अभी वेट करना होगा, इतना भी वो है नहीं, इतना अलग नहीं, मुश्किल है, काम इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। और ये पंजाब है जो सारे पाकिस्तान पे पूरा कंट्रोल करता है। इवन ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उस समय का, उस पर जितने भी अत्याचार हुए वो सारे पंजाब के जो पाकिस्तान के लोग उन्होंने किए थे। और बलोचिस्तान को मैं तो मानता हूँ इंडिया को फुल सपोर्ट करना चाहिए। ले भाई तुझे कितने हथियार चाहिए, पकड़, उड़ा दे इनको, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, पाकिस्तान को वीक करना है तो इनको जितना हथियार दोगे ये पाकिस्तान के आदमी को उतना नुकसान पहुंचाएंगे जितना हम नहीं पहुंचा सकते। इनको सिर्फ उनको हथियार चाहिए, वो वेट करके बैठा है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ दो भाई, दुनिया को बता मत चलने दो, दुनिया को बिना बताए दो, बोल हम नहीं दे रहे। पाकिस्तान इतना निकम्मा हो सकता है, निकम्मे के सामने जीतने के लिए निकम्मा बनना पड़ता है, सीधी सी बात है भाई। देखो कुछ जगह पे आप हर जगह पे मॉरल लेके नहीं बैठ सकते हैं। ये अपने बहुत अभी चीज चल रही है कि करण करण जब वो रथ से नीचे उतरा था ना, तो अर्जुन उस पर अटैक करने के लिए रुक रहा था। कृष्ण ने बोला चला उसको, बोले निहत था तो तेल लेने गया। अगर वो इतना सही होता तो द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा होता, तुम लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, तब वो क्या कहाँ चुप बैठा था। तो तब भी वो चुप बैठा था, तो आज उसको सहन करना पड़ेगा। तो हम भी भाई अब कृष्ण के पथ पे चल पड़े हैं, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे बाण चलाएंगे, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे चल चलाएंगे, लेकिन फालतू की चीजें सहन नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, बड़ा सा लास्ट टॉपिक है, फटाफट खत्म करते हैं। मतलब मुझे तो लगता है जो पूरा एनालिसिस की हमें ऑफेंसिव पॉलिसी करनी चाहिए, हम कहीं भी डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव। अगर तू आया दोस्त तो चार चाटे बिना जाएगा नहीं, ऐसी पॉलिसी हमारी होनी चाहिए पाकिस्तान को लेकर कि वो डरना चाहिए। वहां अगर वहां के टेररिस्ट लोग कुछ कर रहे हैं ना, तो उसको डर लगना चाहिए कि भाई टेररिस्ट को वो खुद मारे, कि अगर देखो तू इंडिया में गया कुछ किया तो ये मेरी वाट लगा देंगे, इससे अच्छा इसको मार दो। तो ये पॉलिसी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे निकलना पड़ेगा। आज भी दुनिया ये मान के चल रही है कि पाकिस्तान सही है, जबकि हम सही है। हमको भी इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में निकलना पड़ेगा, दुनिया को समझाना पड़ेगा, टर्की को समझाना। देखो हम हर एक से लड़ नहीं सकते, हम टर्की से नहीं लड़ सकते भाई, हम श्रीलंका से नहीं लड़ सकते, हमको हर जगह लड़ने नहीं जा सकते। हमें वहां पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलानी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। देख इवन मालदीव से हम लड़ नहीं सकते, हम हर जगह कहां लड़ने जाएंगे। हम वहां पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाएंगे कि देखो पाकिस्तान घटिया है और हम बढ़िया है, और हम ही तुम्हें हेल्प कर पाएंगे। ये चीज हमें समझानी पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। जरूरत पड़े टेररिज्म पे जब भी अटैक हो, अब सिर्फ वहां की आर्मी को नहीं मारा जाएगा, वहां की फैसिलिटी को भी मारा जाएगा, वहां के एयरपोर्ट को भी उड़ाया जाना चाहिए, वहां की जो बेसिक फैसिलिटी है उसको उड़ा, क्योंकि देखो इसका रीजन है, क्योंकि जब तक वहां का जो सिविलियन है वो गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा कि तुम इंडिया से पंगे लेना बंद करो, हमारी हालत खराब हो रही है, तब तक वो सुधरने वाले नहीं है। क्योंकि देखो अभी तक वहां के लोगों का ये वहम है कि आर्मी उनको बचा रही है, उनको नहीं पता हम सिविलियन को टारगेट नहीं कर रहे, हमको सिविलियन को टारगेट अभी भी नहीं करना, लेकिन वहां की जो डेफिनेटली फैसिलिटी है उसको जरूरत पड़े तो अटैक करना पड़ेगा, ताकि उनको पता चले कि भी इंडिया का नाम नहीं लेना है। दूसरा हमें एग्रेसिव पीओ को तो वापस चाहिए, आज नहीं तो कल तुम्हें वापस करना होगा। पीओ के हमारा होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा। दूसरा हमें चाइना और बांग्लादेश के जरिए, चाइना बांग्लादेश का उसको पूरा सपोर्ट उनको जाता है, चाइना और बांग्लादेश का। एक और चीज, अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते, खुद के पैर पे खड़े होना है। और लास्ट टॉपिक, हमें डेवलपमेंट पे फोकस करना है। देखो ये सब चीजों में डेवलपमेंट कहीं पीछे नहीं छूटना चाहिए। अगर डेवलपमेंट है तो हम नए इक्विपमेंट ला सकते हैं, दुनिया अपने आप शांत हो जाएगी। देखो आज लोग अमेरिका के सामने जाने से, रशिया के सामने जाने से क्यों डरती है दुनिया, क्योंकि वो पावरफुल है। अगर हम पावरफुल बनेंगे तो अपने आप बाकी सारे लोग डरेंगे और हमारे सामने नहीं आएंगे। आई होप आप ये चीज समझे होंगे, तो लेक्चर लंबा चला होगा। थैंक यू जो यहाँ तक देख रहे हैं उनके लिए।
और आई होप कि आप सारी चीज समझ पाए होंगे। फिर मिलूंगा कभी नए टॉपिक के साथ। आई होप आप पूरी चीज को समझ पाए होंगे। तब तक के लिए मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।